हेलो एवरीवन। और क्या हाल चाल सबका? बढ़िया। एक बार सब लोग बता दो क्या हाल चाल, बढ़िया कि नहीं? और सभी लोग की तैयारी कैसे चल रही है? सभी लोग पढ़ रहे हो कि नहीं अच्छे से? देखो अब टाइम बहुत कम बचा है, तो उम्मीद करेंगे यार सभी लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर दिए होगे। और आई थिंक अब तो सब लोग अपना टारगेट भी सेट कर लोगे कि हाँ सर जी बोर्ड एग्जाम में इतना नंबर लेके आना है, या सिर्फ पास होना है, या सिर्फ बस अच्छा नंबर लेके आना है। ठीक, तो एक बार बता दो क्या टारगेट है। ठीक है, 95 94 इतना लाना है कि उसके नीचे बस 80 70 तक रह के पास हो जाना है। चलो देखो, जो भी स्टूडेंट आप देखो अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, क्या चलो यार अब से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पिछला जो 4 महीने 5 महीने जो बीत गया अब उसमें कुछ हो नहीं सकता, उसको सोच के पछताने से अच्छा है कि आगे खराब ना हो। ठीक है, क्योंकि उसको सोचोगे टाइम वेस्ट होगा, ठीक है, मूड भी अपसेट होगा। तो इससे अच्छा है कि अभी से एक नई तैयारी शुरू कर दो कि चलो भैया आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और ये बात जान लो, तुम जिस दिन से पढ़ना स्टार्ट करोगे उसी दिन तुम्हारी पढ़ाई तुम शुरू हो जाएगी और बेहतरीन तरीके से होगी और हर एक चीज पूरा खत्म भी हो जाएगा। बस ये है कि तुम अपने ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, पीछे की जो चीजें होगी उसे छोड़ दो। बस ये सोचो कि आज से हमको स्टार्ट करना है और आज से एक जगह अच्छे से बैठ के एक ही जगह एक ही चैनल से सब कुछ पूरा पढ़ना है। ठीक है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, और अगर तुम चाहते हो चीजों को अच्छे से पढ़ना, ठीक है, कि अगर कोई भी डाउट है तो उसको हम सर से बात कर ले, सर से पूछ ले। ठीक है, तो तुम इस शिखर बैच 2.0 को ज्वाइन कर सकते हो। तो शिखर बैच 2.0 जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। देखो इस बैच में तुम्हें चैप्टर फर्स्ट से हर एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। ठीक है, मतलब हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई रिकॉर्डेड क्लास होगा, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा। हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास होगा, लाइव डाउट क्लास होगा, क्लास नोट्स का तुम्हें पीडीएफ मिलेगा, ऑनलाइन वीकली टेस्ट होगा, मतलब जो भी हफ्ते भर पढ़ाया जाएगा उसका वीकली टेस्ट होगा। ठीक है, और ये टेस्ट तुम्हारा ऑब्जेक्टिव मोड में भी होगा और सब्जेक्टिव मोड में भी होगा, दोनों मोड में होगा। ठीक है, और इस बैच में तुम्हें मिलेगा स्टडी मटेरियल्स। ठीक है, मतलब जो भी सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो उस सब्जेक्ट का कोई चैप्टर हुआ, कोई टॉपिक हुआ, ठीक है, सबका तुम्हें बुकलेट मिलेगा। उस बुकलेट को डाउनलोड करो और पढ़ो, क्वेश्चन लगाओ, सॉल्व करो। अगर बुक नहीं है तो भी कोई परेशानी नहीं है, अगर बुक है तो भी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, बट ये है कि अपने ऊपर तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग तो मेहनत करेंगे ही करेंगे, तुम्हें भी साथ साथ में मिलके मेहनत करना है। ठीक है, और साथ में पढ़ो। अब कम से कम तुम्हें 14 घंटे 15 घंटे पढ़ना पड़ेगा, उससे कम तो नहीं। ठीक है, क्योंकि तुम्हें सिलेबस भी खत्म करना है, रिवीजन भी करना है। ठीक है, और एक अच्छा नंबर भी स्कोर करना है। ठीक है, और देखो जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, तो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो भी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो तुम्हें करवाए जाएंगे। ठीक है, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर और पिछले 5 साल का पेपर। ठीक है, ये सब लोग जानते हो कि जो भी पेपर होता है हर साल रिपीट करता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिलेबस तो है नहीं। ठीक है, एक बुक ही रहेगी, उसी बुक से आएगा। ठीक, तो अगर तुम पिछले 5 साल का 10 साल का पेपर अगर देख लोगे, लगा लोगे, ठीक है, तो 90% क्वेश्चन तो वहीं से हो जाएंगे ना। और बाकी तो कुछ मेहनत करेंगे हम लोग साथ में। और तो उम्मीद करेंगे तुम लोग अब पढ़ना स्टार्ट करोगे। ठीक है, जिसको भी देखो बैच ज्वाइन करना होगा जल्दी कर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें छूट जाएगा तो फिर तुम्हें और आगे और परेशानी होगी ना। तो पीछे छूट गया जाने दो, अब बस यही सोचो कि यार अब से हमको स्टार्ट करना है और अभी से बस लग जाना है। ठीक है, टाइम 6 महीने है, 6 महीने 7 महीने है, इतने में देखो बहुत है, ये टाइम भी बहुत है। अगर पढ़ना चाहोगे तो इतना भी बहुत है तुम्हारे लिए। बस ये कि अब अपना इधर उधर मत भागना, बस एक जगह रुको और एक जगह बैठो और बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। ठीक है, कुछ भी सोचो मत क्या हो गया क्या नहीं, बस आज से हमको पढ़ना है। ठीक है, आज से, अभी भी नहीं, कल से हमको पढ़ना है, परसों से पढ़ना है, सोमवार से पढ़ना है। ठीक है, मंडे से मन से पढ़ेंगे। ठीक है, या 1 तारीख से पढ़ेंगे, ये सब दिमाग मत लगाना, 10 तारीख से पढ़ेंगे। होता है पंडित जी के बात सब लोग सुनते हो, तो ये सब मत सुनना ना। तो उम्मीद करेंगे बात को समझे होगे। ठीक है, और यही बात बोलेंगे लास्ट में कि अगर स्टूडेंट हो, अभी पढ़ रहे हो, तो बस पूरे फोकस के साथ पढ़ लो। अगर पढ़ रहे हो तो पूरे फोकस के साथ पढ़ लो, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, बट अभी जिस टाइम पे हो, जिस सिचुएशन पे हो, पढ़ाई तो केवल पढ़ाई और एक्स्ट्रा कुछ नहीं। और एक्स्ट्रा के लिए टाइम मिलेगा आगे तो फिर वो किया जाएगा। क्लियर है? चलो देखो, आज के इस लेक्चर में हम लोग सार्डिक जो डिटर्मिनेंट है इसका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन करने वाले हैं। मतलब जितना भी सार्डिक में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, उन सब चीजों को देखेंगे और जल्दी जल्दी उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे सब लोग पढ़ा होगा। और देखो जो लोग इस चैप्टर का पूरा डिटेल लेक्चर नहीं देखा है वो जाके
ठीक है, वन शॉट लेक्चर में देख सकता है, चीजों का देखो जो कॉन्सेप्ट उसको समझ सकता है, समझने के बाद खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ये देख सकता है कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर जो भी लड़का जो भी लड़की अगर पीछे देखे हो पढ़े हो तो ही इस लेक्चर को देखना, तो तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, रिवीजन होगा, मजा भी आएगा, तुम हंसोगे भी, हम भी हंसेंगे। ठीक है, क्योंकि चलो यार ये सब तुमको आ रहा है, और अगर ये सब आ रहा है तो इसका मतलब एग्जाम में सालिक का कोई भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, सारे क्वेश्चन तुम लोग कर ले जाओगे। क्लियर है? चलो स्टार्ट किया जाए बेहतरीन तरीके के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बात आती है सारलिक, कि सारलिक किसे कहते हैं। ठीक है, सारलिक किसे कहते हैं। ठीक है, देखो ये पहले से देखो ये सब मेरा लिखा ही हुआ है। ठीक है, किसी से लिखवाया नहीं है, मेरा लिखा ही हुआ है, और इसलिए बस लिखे कि तुम लोग का टाइम कम लगे, नहीं तो हम डिफिनेशन लिखते फिर तुमको समझाते तो टाइम एक्स्ट्रा लगता। हम चाहते कि कम टाइम में पूरा का पूरा तुम्हें चीज मिल जाए, कि तुम कभी भी अगर तुम्हें दोबारा देखना हो तो उस दोबारा को जो तुम देखो तो 2x पे करके देखो, कि तुमको मुश्किल से 30 मिनट 40 मिनट लगे और टाइम कम हो। जितना टाइम कम लगेगा तुम्हारा टाइम उतना बचेगा, और वही टाइम तुम्हें आगे बहुत काम आएगा। ठीक है, चलो देखो लिखा है सारलिक, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। क्या बोलते हैं? सारलिक, जिसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। अब देखो डिटर्मिनेंट क्या होता है, क्या बोलेंगे? बोला कि n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यू a। ठीक है, n कोटि के प्रत्येक वर्ग आव्यू a बराबर aij को एक संख्या द्वारा संबंधित करना वर्ग आव्यू का सारलिक कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी आव्यू होता है, अगर कोई भी वर्ग आव्यू है उसी को एक संख्या से रिप्रेजेंट करना ही आव्यू का सारलिक कहलाता है। इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो लिखा है ना, इसे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या ठीक है, या ऐसे 2 लाइन, ये मॉड मत पढ़ना, मॉड नहीं, इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। कि सारलिक कैसे दिखाएंगे, जैसे एक आव्यू लिखा है ए बराबर, देखो ये 2 क्रॉस 2 का है, तो इसको अगर लिखा है इसको सारलिक बनाना, देखो ये ऐसे नहीं रहेगा, ये केवल ऐसे डंडा रहेगा 2 ठो ना, ऐसे, ये सारलिक। मतलब जो ये बंद ब्रैकेट था ना, इसको ऐसे खुला ब्रैकेट कर देंगे तो ये हमारा बन जाएगा सारलिक, इसको बोलते हैं सारलिक। ये मेरा आव्यू था, ये एक 2 क्रॉस 2 का आव्यू था, इसको अगर ऐसे बड़े डंडे में कर देंगे तो कहलाएगा सारलिक। अब इसका मान भी निकालेंगे, बस फिलहाल समझो कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं। अगर ये 2 क्रॉस 2 का ये आव्यू है तो ये 2 क्रॉस 2 का एक सारलिक बन गया। अब इस सारलिक का मान निकालना भी सीखें। सारलिक को हम लोग ऐसे 2 खड़े डंडों के बीच में लिखते हैं। सारलिक क्या होता है? वर्ग आव्यू से संबंधित एक संख्या होती है। बात समझ में आई कि नहीं? चलो, और यहां पर देख लो क्या बोलेंगे, सारलिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, जो सारलिक होती है, सारलिक वर्ग आव्यू से संबंधित एक संख्या होती है, जो बताया डिफिनेशन, जो डिफिनेशन है वही रहेगा। और क्या बोलेंगे, सारलिक एक अदिश राशि होती है। अदिश राशि कहने का मतलब सारलिक एक संख्या होती है। ठीक है, सारलिक क्या होती है? एक संख्या होती है, सीधी बात है। तो ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको याद रखना कि सारलिक क्या होता है? सारलिक वर्ग आव्यू से संबंधित एक संख्या होता है। ठीक है, वर्ग आव्यू से, आव्यू से नहीं, वर्ग आव्यू से। और क्या बोलोगे कि सारलिक एक अदिश राशि होती है, मतलब कोई संख्या होती है, इतनी सी बात। ठीक है, चलो अब देखो सारलिक का मान निकालना सीखेंगे। सारलिक हो गया। अब अगर वर्ग आव्यू क्या होता है तो एक बनेगा 1 क्रॉस 1 का बनेगा, एक 2 क्रॉस 2 का बनेगा, एक 3 क्रॉस 3 का बनेगा। ठीक है, 4 क्रॉस 4 का ही बनेगा। लेकिन बात आएगी क्या बोलेंगे कि जब 4 क्रॉस 4 का बनाएंगे तो सिलेबस में ही नहीं। ठीक है, 4 क्रॉस 4 का ही मान निकाल सकते हैं, बट वो सिलेबस में नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। तो बस हम 1 क्रॉस 1 का, 2 क्रॉस 2 का और 3 क्रॉस 3 का ही मान निकालेंगे। क्लियर है? चलो अब देखो लिखा है एक कोटि के वर्ग आव्यू का सारलिक। ठीक है, एक कोटि के वर्ग आव्यू का सारलिक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ध्यान देना, जैसे लिखा है एक लिखा आव्यू, देखो एक आव्यू ए बना है, इसका जो एलिमेंट है अंदर ए है, ये 1 क्रॉस 1 का है वर्ग आव्यू। इसका मान निकालोगे तो लिखोगे कि इसका सर जो सारलिक होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर स्मॉल ए। ठीक है, अगर इसके अंदर ए लिखा था तो वही ए बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है इसको लिखोगे ऐसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर कितना, ये हो जाएगा 2। अगर +2 था तो कितना हो जाएगा 2, सीधे। मतलब जो लिखा है वही बाहर, जो लिखा है वही बाहर, ऐसे है तो क्या हो जाएगा, सीधे यही बाहर। ठीक है, तो कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर सर ये ऐसे लिखा है तो ऐसे भी तुम्हें लिख के दे बोल सकता है। तो सोचना कि अगर ऐसे लिखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ -2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ -2 का आंसर कितना आएगा, तो आएगा -2 ना।
ये मत सोचना कि -2 है तो सर ये मॉड है, बाहर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ये मॉड नहीं है, क्योंकि मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि माइनस को प्लस करता है, ये थोड़ी करेगा। ये केवल सिंबल है। सोचो एक डंडा लगा है, बस 2 ठो डंडा के अंदर कुछ लिखा है, तो अगर 1 क्रॉस 1 सार्डिक का मान निकालना है तो भैया जो अंदर होगा वही बाहर। अगर अंदर ए होगा तो वही ए बाहर, मतलब वही उसका आंसर। अगर 2 अंदर होगा तो 2 बाहर, वही उसका आंसर। अगर -2 अंदर है तो वही 2 बाहर, वही आंसर, सेम टू सेम। ठीक है, चलो अब देखते हैं द्वितीय कोटि के आव्यूह का सार्डिक। दूसरा टाइप क्या होता है? द्वितीय कोटि के आव्यूह का सार्डिक, मतलब अगर 2 क्रॉस 2 का अगर कोई वर्ग आव्यूह होगा तो उसका सार्डिक कैसे निकालेंगे, उसको सॉल्व करने का प्रोसेस क्या, उसका तरीका क्या। जैसे एक देखो आव्यूह लिखा है, ये लिखा है a बराबर ABCD, ये 2 क्रॉस 2 का हमारे पास एक क्या है, आव्यूह है। तो अगर हमें इसका सार्डिक बनाना तो बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ a बराबर, देखो जो ये बड़ा ब्रैकेट था ऐसे घुमा था, ये बन जाएगा सिंपल सा डंडा, डंडा बन जाएगा, ये बन जाएगा A B C और फिर ये D बन जाएगा। बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ऐसे ध्यान देना, पहले ऊपर से नीचे क्या करना है, पहले लाइफ में ऊपर से जाना नीचे, फिर नीचे से ऊपर, एकदम ग्रोथ अच्छी करनी है हमको। C और B, A का D से मल्टीप्लाई, C का B से मल्टीप्लाई, तो AD माइनस CB ये आएगा। ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A का माना जाएगा। अब बताओ जैसे ये दिया है, ये 2 क्रॉस 2 का एक वर्ग आव्यूह है, तो इस 2 क्रॉस 2 के वर्ग आव्यूह का सार्डिक का मान कितना आएगा। तो ध्यान देना, अगर कभी भी ऐसे बनेगा तो अगर ये 2 क्रॉस 2 के कोई भी सार्डिक होगा तो इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, बहुत आराम से देखना ना। क्या करेंगे, पहले ऊपर से नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बोलेंगे, पहले ऊपर से नीचे, ये कितना हो जाएगा, 2 3 6 माइनस, फिर उसके बाद नीचे से ऊपर जाएंगे तो 6 चौका 24, लो भैया 6 चौका 24 हो जाएगा, माइनस में 18 ये जाएगा, आंसर कितना आएगा, माइनस में 18। ठीक है, चलो तो उम्मीद करेंगे सबको समझ में आएगा। चलो अब बता दो कि लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों के मान ज्ञात कीजिए। ये तुमको दिया है, एक आव्यूह दिया है, ये 2 क्रॉस 2 का वर्ग आव्यूह दिया है, तो बता दो इसका सार्डिक का मान कितना आएगा, फटाक से बताओ। अगर ये 2 क्रॉस 2 का हमारे पास एक सार्डिक आ गया तो इसका मान कितना आ जाएगा। ठीक है, 1 क्रॉस 1 का तो सिंपल था सर जी, जो अंदर लिखा रहेगा वही सेम चीज आ जाएगा बाहर। ठीक है, लेकिन अगर 2 क्रॉस 2 का रहेगा तो इसका सार्डिक का मान कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो ध्यान देना कि पहले ऊपर से नीचे, पहले ऊपर से नीचे, चलो और पहले सर ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऊपर से नीचे, तो 1 गुणे 4 हो जाएगा 4, माइनस में 2 3 6 हो जाएगा, माइनस में 2। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस में 2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का माना जाएगा माइनस में 2। ठीक है, चलो अब उम्मीद करेंगे सबका सही होगा। चलिए बता दो, तब अगर सबका सही है तो बता दो इसका मान कितना है। देखो इसको हम लोग डेल्टा से भी दिखा सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A भी लिख सकते हैं, ठीक है, और DETA भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों सिंबल है, तीनों में से तुम चाहो तो किसी का यूज कर लो, बस ये है कि पता रहे कि हाँ इसका मतलब है सार्डिक। ठीक है, इसका मतलब है सार्डिक, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसका बता दो, सही से बताना इसका आंसर कितना आएगा। ये भी 2 क्रॉस 2 का है, लिखा है 2 4 माइनस 1 और 2। बस ध्यान ना, जैसे जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और बीच में लगाएंगे माइनस का साइन। ठीक है, चलो लिखेंगे डेल्टा बराबर, देखो इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 2 क्रॉस 2। ठीक है, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, तो क्या लिखोगे, माइनस 1 गुणे 4 लिखोगे, माइनस 1 गुणे 4 मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, देखना माइनस 4 होगा, हो जाएगा प्लस 4, कितना हो जाएगा, 4 + 4 हो जाएगा 8। चलो ठीक है, तो सिंपल था, आराम से मल्टीप्लाई करोगे 2 क्रॉस 2 का आंसर आ जाएगा। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, क्योंकि अब इसी पे सारा चैप्टर है। 2 क्रॉस 2 का भी इंपॉर्टेंट था और 3 क्रॉस 3 का इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि एक ही इंपॉर्टेंट है। 2 क्रॉस 2 वाला भी इंपॉर्टेंट है और 3 क्रॉस 3 वाला भी इंपॉर्टेंट है ना। दो क्या लिखा है, 3 क्रॉस 3 कोटि के आव्यूह का सार्डिक, मतलब अगर
3 क्रॉस 3 कोटि का अगर कोई सारणिक होगा तो उसका कैसे मान निकालेंगे। देखो एक का तो सिंपल था, जो था बाहर आ जाएगा। 2 का सिंपल था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, बीच माइनस का साइन। अब 3 क्रॉस 3 का मान कैसे निकालेंगे ना। देखो 3 क्रॉस 3 का मान निकालने के लिए ध्यान देना, लगाएंगे साइन। ठीक है, साइन लगाएंगे। साइन क्या होगा, साइन होगा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस, ये साइन ध्यान देना। ठीक है, अभी फिलहाल इसको रट लो। ठीक है, फिर साइन के साथ ही प्रसार करना है, आगे समझ में आ जाएगा कि ये प्लस माइनस कैसे है। और फिर लास्ट में इसको तुम्हें याद ही करना पड़ेगा, यहाँ पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे। चलो देखो करते कैसे, ध्यान देना। अगर इस सारणिक लिखा है ना, देखो अगर इस सारणिक लिखा है, लिखोगे डेल्टा, डेल्टा बराबर, ठीक है, 2 3 4 0 6 5 और 7 8 4। ठीक है, अब देखो इसका मान निकालने का तरीका कितना है। इसमें देखो कितनी पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। 3 पंक्ति है इसमें, 3 पंक्तियां। ठीक है, और 3 स्तंभ है ना, तो अगर 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है तो समझना इसका हम 6 तरीके से मान निकाल सकते हैं। और 6 तरीके से मान निकालोगे सबसे आंसर सेम ही आएगा ना। तो कैसे निकालते हैं, देखो अगर बोला जाए सर ये R1 है, देखो पहली पंक्ति ये R1, ये दूसरी पंक्ति ये R2 और तीसरी पंक्ति R3, तो किसी भी पंक्ति का अनुदिश या किसी भी स्तंभ का अनुदिश बस प्रसार कर दो। अब कैसे प्रसार करते वो ध्यान देना, देखो कैसे करते ध्यान देना। लिखोगे R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, क्या लिखेंगे, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर। ध्यान देना हर एक एलिमेंट को देखो साफ साफ लिखना, थोड़ा अच्छे के साथ ना। देखो अगर R1 के अनुदिश प्रसार कर रहे हैं, देखो ये 2 लिखा है, 2 लिखा है ना, तो ध्यान देना इस 2 को लोगे। ठीक है, अब देखो जिस एलिमेंट को लेते हैं, ध्यान सुनना, जिस एलिमेंट को हम लोग लेते हैं उसका पंक्ति और उसका स्तंभ गायब कर देते हैं। उसके बाद जो 2 क्रॉस 2 का जो सारणिक बचता है ना, उसका मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं पता ही है। अगर सोचो ये 2 क्रॉस 2 का बचा ना, तो इस 2 क्रॉस 2 का सारणिक का मान कैसे निकालते हैं, समझिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। कैसे, पहले ऊपर से नीचे, उसके बाद फिर नीचे से ऊपर, से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये करना है, जिस एलिमेंट को लेंगे उसका पंक्ति उसका स्तंभ गायब कर देंगे, फिर जो बचा 2 क्रॉस 2 का उप सारणिक होगा उसका क्या करेंगे, बस मल्टीप्लाई करके मान निकाल लेंगे। और इसको शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, देखो ध्यान देना, बस तुम्हें देखना है। तो 6 का होगा 4 से, तो हो जाएगा 6 चौका 24 माइनस 8 पंजे 40। ठीक है, इतना एक काम हुआ। उसके बाद देखो ये 2 लिए, अब 3 लोगे, तो देखो 3 को जब लोगे ना, तो तुम्हें देखना है साइन, कि हम जिस एलिमेंट का लेंगे उसके आगे हम किससे, मतलब किसका साइन लगाएंगे, प्लस का कि माइनस का, तुम्हें देना है। अगर पहला वाला था तो सर पहले वाले का आगे लिखना था प्लस, तो पहले वाले को प्लस तुम्हें देना ही पड़ेगा, दे दिए। जो दूसरा होगा उसको देना पड़ेगा माइनस। अब देखो ये +3 है, +3 है, क्या करेंगे, इसको देंगे माइनस, हो जाएगा -3 हो जाएगा। तो तुम्हें लिखना है सिंपल सा यहाँ पे -3, फिर ब्रैकेट बनाओगे, फिर सोचेंगे यही कि जो 3 है, देखा ध्यान देना कि जो ये 3 है, तो 3 का पंक्ति और 3 का स्तंभ गायब कर दो, 3 का पंक्ति और 3 का स्तंभ गायब कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 5 4 7 बचा, 7 4 बचा, तो 0 का 4 से गुणा करो, 0 का 4 से हो जाएगा 0 और 7 का 5 से हो जाएगा 35। बस यही करना है, बस ये तुम्हें देखने आना चाहिए अच्छे से ना, कि सर हाँ ये लेंगे, ये खत्म, 0 गुणे 4 हो जाएगा 0, माइनस में कितना 7 × 5 = 35, बस इतना हो जाएगा। उसके बाद +4 लिख लेते हैं। देखो 4 लेंगे, देखो ये खत्म हो जाएगा, 4 लोग है ना, देखो ये खत्म, 8 से गुणा होगा 0 बन जाएगा, माइनस 42, लो इतना बन गया। चलो भी हल्का हल्का आएगा। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे तो पूरा आ जाएगा। बस समझना है कि हम लोग R1 R2 R3 C1 C2 C3 में से किसी का भी प्रसार कर सकते हैं, किसी का भी, ठीक है, जिसका मन उसका प्रसार करो बस। अब आगे सॉल्व कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा = हो जाएगा 2 ना, ध्यान देना, बस ये साइन ध्यान देना अच्छे से। देखो साइन क्या लगाओगे, लिखा है 24
24 माइनस 40, तो घटा दो, देखो प्लस माइनस घट जाएगा, तो 40 में से जाएगा 24, तो कितना बचेगा 16। और ध्यान देना 24 माइनस 40 है, ठीक है, छोटे में से बड़ा घटाना है तो आंसर माइनस में आएगा माइनस में 16, ठीक है, क्योंकि अगर साइन लगाओ गलत तो आंसर गलत आएगा। देखो -3 होगा, 0 माइनस 35 तो हो जाएगा -35, सीधी सी बात है, तो लिखोगे -3 गुणे -35 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा +4 इंटू में, ध्यान देना यहाँ पे माइनस करो, +4, 0 माइनस कितना 42, तो -42 आ जाएगा, इसका भी लो -42। अब बस मल्टीप्लाई करके देखो, बस प्लस माइनस करने आना चाहिए, अगर आप प्लस माइनस करने नहीं आएगा तो भैया नहीं आएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस करना तो आना चाहिए ना, इतने बड़े तो हो तुम लोग। हो जाएगा देखो डेल्टा इक्वल टू, गुणा कर लो, 16 दूना 32 हो जाएगा -32, ठीक है, यहाँ देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, 35 का गुणा 3 से करो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 तरीके 9 और 5 3 15 हो जाएगा 105, 105 प्लस में हो जाएगा माइनस कर लो 42 गुणे 4, ठीक है, तो हो जाएगा 4 चौका 16 और 2 चौका 8, तो 168, कितना हो जाएगा माइनस में 168। लो अब बता दो इसको सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा, है कोई बताएगा जो? ठीक है, देखो कितना होगा, डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखो माइनस माइनस से इसको सॉल्व कर लो, -32 है -168 है, सॉल्व कर लो, पहले इसको प्लस कर लो, क्या -168 और -32 कितना हो जाएगा, 8 2 हो जाएगा 10, 8 2 10, 36 9, 1 10 2, टोटल आ जाएगा माइनस में 200, -200 है प्लस में 105 है, तो आ जाएगा कितना 95, आ जाएगा तुम्हारा 95, माइनस में आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में, आंसर आएगा माइनस में -95, ये लो, ठीक है। एक बार देखो आराम से फिर से चेक कर लो सॉल्व कैसे करना है। हम लोग लिखे थे कि जितनी पंक्तियां हैं, जितने स्तंभ है, उनमें से किसी के भी अनुदिश प्रसार कर सकते हैं, मतलब किसी का भी प्रसार कर सकते हैं, जिसका मन उसका, पहले ये समझो। तो हमको क्या अच्छा लगा भैया R1, तो हम लिख दिए कि R1 के अनुदिश प्रसार करने पर लिखे डेल्टा। अब R1 लेंगे, देखो क्या लिखे 2, तो सर जिस पंक्ति को लेते, मतलब जिस अवयव को लेते 2 लिए, तो 2 का ये पंक्ति और 2 का स्तंभ गायब हो जाएगा, बचेगा 6 5 4 8। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, तरीका ये कि जैसे हम लोग 2 क्रॉस 2 के सारणिक को सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान निकालते हैं, वैसे ही करना है। तो ये जाएगा 6 चौका 24 माइनस में 8 पंजे 40, बस लिख देना है। माइनस लिखेंगे 3, अब जब 3 का प्रसार करेंगे, माइनस क्यों लिखे सर, देखो माइनस इसलिए लिखे हैं क्योंकि अगर हम सारणिक का प्रसार करेंगे तो हमको साइन लगाना है, कि साइन क्या लगाएंगे, तो पहले वाले के प्लस, दूसरे वाले का माइनस और फिर तीसरे वाले का प्लस, तो हो जाएगा लो माइनस, -3 हो जाएगा, ऐसे खत्म ऐसे खत्म, 0 गुणे 4 0, बीच में होता है माइनस का साइन, और 7 5 35 हो जाएगा, फिर +4 लोगे तो वो 4 लोगे तो ये खत्म। बस देखने आना चाहिए कि जिस एलिमेंट को लेंगे उसका पंक्ति, उसका स्तंभ सही से गायब कर दो, गायब करने के बाद जो 2 क्रॉस 2 का बचेगा बस उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, बस ये 8 हो जाएगा, 7 6 42, बस गुणा करोगे ये आंसर आएगा, सॉल्व करोगे आ जाएगा 95। चलो अगर समझ में आया तो इस क्वेश्चन का बताओ आंसर कितना है, अगर वो तुम्हें समझ में आ गया ना तो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। ठीक है, मान निकालना है, वही ये 3 क्रॉस 3 का, ध्यान देना 1 क्रॉस 1 का सिंपल था, 2 क्रॉस 2 का भी सिंपल है, बस 3 क्रॉस 3 में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, बस लेकिन ध्यान देना कि इसमें हम प्रसार करते हैं और प्रसार करते टाइम साइन का ध्यान जरूर लगाना। ठीक है, और इस साइन को इतनी बार लिख लो, ठीक है, कि याद हो जाए, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, इतना हो जाएगा ना। इतना करने के बाद बस आओ चलो प्रसार करते हैं। अब बताओ इसमें किसका प्रसार करोगे, कोई बताएगा? चलो तेजी के साथ करना एकदम। अभी तक देखो हम देखिए कि यार हम किसी का साथ प्रसार कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी का प्रसार कर दो। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात और ये कि अगर हम प्रसार करेंगे तो किसका करेंगे, मतलब किसका प्रसार करेंगे सर इजी रहे, वैसे तो करने किसी के भी कर सकते हैं बट किसका करेंगे, किसका लेके सिंपल पड़े। तो ध्यान देना कि अगर तुम किसी सारणिक का मान निकाल रहे हो तो उसमें मतलब उसके अंदर जिस पंक्ति में या जिस स्तंभ में 0 मिलेगा, 1 0 या 2 0, उसी का प्रसार करोगे। क्योंकि अगर 0 रहेगा तो भैया 0 गुणे 0 मतलब 0 गुणे कुछ भी रहेगा, खत्म हो जाएगा, मतलब हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, मतलब उसमें जो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उसके बाहर तो रहेगा 0 और 0 से किसी भी नंबर का गुणा करने पे 0 बन जाता है, तो छोड़ देंगे, काम खत्म।
ठीक है। तो ध्यान देना कि अब अगर हमें कभी भी 3x3 के सार्डिक का मान निकालना होगा तो हम लोग उसी पंक्ति या उसी स्तंभ का प्रसार करेंगे जिसमें 0 मिलेगा। अब देख लो इसमें किसमें तुम्हें 0 मिलेगा। बोल सकते हो सर इसमें C2 मिल रहा है 0, देखो C2 में 3 5 0 मिल रहा है तो C2 का प्रसार कर सकते हैं। या फिर R3, देखो R3 दिख रहा है ना, ये R3, तो ये R3 है, R3 में 2 0 1, तो R3 का भी प्रसार कर सकते हैं। किसी करो आंसर सेम आएगा। तो सभी लोग C2 का प्रसार करो, C2 का प्रसार करो, देखो आंसर कितना आ रहा है। और हम R3 का कर रहे हैं ना, लिखेंगे माना, देखो ऐसे लिखना पड़ता है, पहले लिखोगे माना डेल्टा इक्वल टू, ठीक है, 1 3 7 7 5 9 2 0 1, ये लिखे, बस अब प्रसार कर दो। लिखोगे R3, ऐसे लिखना है कि R3 के अनुदिश, R3 के अनुदिश प्रसार करने ना, चलो प्रसार कर रहे हैं। सभी लोग आराम से बताना साइन के साथ ना। लिखेंगे डेल्टा इक्वल टू, R3 लिए तो पहले 2 लेंगे, देखो अगर 2 लेंगे सर 2 को यहाँ पे लिखेंगे, चलो 2 को लिख लेते हैं, 2 को यहाँ लिखें। अब अगर हम 2 को लिखें तो पता है ना सर, जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका पंक्ति उसका स्तंभ गायब, देखो इसका पंक्ति और इसका स्तंभ गायब, जो बचेगा क्रॉस मल्टीप्लाई 3 का 9 से, ठीक है, 3 9 27, हट जाओ भैया, कितना हो जाएगा 3 9 27 माइनस में कितना 7 5 35, ठीक है। अब देखो ये 0 है ना, तो इस 0 को नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि लगाएंगे -0, और अगर हम ब्रैकेट के अंदर लिख के अगर सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करने पर कुछ भी आए, बाहर तो 0 है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको लिखेंगे नहीं। जब हमको पता है कि बाद में 0 होगा ही होगा, इसलिए उसको छोड़ देंगे। और इसीलिए हम लोग R3 का प्रसार किए थे कि हमको एक एलिमेंट को कम सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए भैया इसको मत लिखो, जाने दो, हटाओ। अब इसको सॉल्व करो, लास्ट वाले को, तो लिखोगे +1, ठीक है। देखो साइन तुम्हें देखना है, साइन क्या होगा +1 लास्ट में, देखो कोने में प्लस, बस यही बात, 1 लोगे ये खत्म ये खत्म, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 गुणे 5 माइनस 7 गुणे 3, लोग ये करो, ये खत्म हो जाएगा, ऐसे ऐसे 1 गुणे 5 तो हो जाएगा 5 और 7 3 21, इसी को सॉल्व कर लो। अब बता दो आंसर कितना आएगा, तो 27 - 5, अगर 27 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 35 है ना, तो शायद आएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में आएगा, माइनस में 8, -8 हो जाएगा, प्लस में 5 - 21, 5 - 21 हो जाएगा, माइनस में 16, चलो तो डेल्टा बराबर कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, लो भैया -16 और डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा -32, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर तुम चाहोगे C2 का प्रसार करना तो C2 करने में भी आंसर उतना ही आएगा, -32 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसे आता है क्वेश्चन जिसमें तुमको साइड देगा, एक इस साइड एक उस साइड, दोनों साइड सॉल्व करके x का मान निकालना होगा। तो क्या करना है, देखो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा होगा कि एक तरफ दिया होगा साल्डिक, एक तरफ कोई नंबर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि तुम्हें दोनों तरफ ही साल्डिक दिया होगा, फिर सॉल्व करके मान निकालना होगा, जो भी वेरिएबल होगा उस चर का मान निकालना पड़ेगा। तो बस क्या करना, सिंपल सा दोनों तरफ सॉल्व करो, सॉल्व करके इक्वेशन बनाओ, और उसमें इक्वेशन बनाने के बाद जो भी x होता है y होता है उसको एक साइड करके उसका मान निकाल लो, सिंपल एकदम इजी है। इसका मान निकालना है तो इधर सॉल्व कर लो। अब ये साल्डिक है तो 2x2 का साल्डिक तो सॉल्व करने आता होगा, तो कभी कभी ये 3x3 का भी दे सकता है, ऐसा नहीं कि हमेशा सर 2x2 का ही आएगा, 3x3 का दे के भी x का मान पूछता है, ठीक है, लेकिन जनरली 2x2 का ही देता है, सिंपल रहता है ना। तो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सर, देखो मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा माइनस में 6x, बीच में होता है माइनस, 3 दूना 6 बराबर कितना 18, ठीक है। सॉल्व कर लो, देखो माइनस में 6x है, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 24, ठीक है। अब x से रखो, -6 से भाग करो, ये चौका 24, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस में 4, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा -4, बस काम खत्म,
सिंपल था, एकदम इजी था। ऐसे ही करना है, बस कॉन्सेप्ट समझना कि हाँ सर जी बस मल्टीप्लाई करना है, इस साइड उस साइड सॉल्व करना है, इक्वल टू साइन लगाना है, बस अपने आप एक्स को एक साइड बचा के मान निकाल लेना है। कभी कभी एक्स स्क्वायर भी होगा तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा भैया, स्क्वायर को सेट करना, रूट बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो सारणी को गुणधर्म। ठीक है, कि जो लोग सारणी पढ़े हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, 6-7 प्रॉपर्टी है, देख लो, एकदम इजी है, एकदम सिंपल है ना। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टी है यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान शून्य होता है। सिंपल सा बात है, एकदम सीधी बात है। अगर कोई सारणी होगा, ठीक है, अगर किसी सारणी के अंदर उसके किसी भी एक पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो या सभी किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो या किसी पंक्ति के सभी अवयव शून्य हो तो सारणी का मान शून्य होता है। क्यों होता है तुम भी जानते हो। जैसे बाई चांस तुम सोचो अगर हमें इस सारणी का सर मान निकालना होगा तो इस सारणी का मान निकालने का तरीका यह है कि हम R1 का, R2 का, R3 का किसी का भी प्रसार कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। तो अगर इसमें R1 में दिख रहा है 0 0 0 तो R1 का प्रसार कर दो, आंसर आ जाएगा 0। इसमें प्रसार नहीं करना बट चेक करने का तरीका बता रहे, ऐसे चेक कर सकते हो। अगर हम R1 का प्रसार करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आंसर 0 आएगा ना, तो बस हो गया, सॉल्व नहीं करना। अब इसको याद कर लो कि अगर किसी सारणी के अंदर कोई पंक्ति कोई स्तंभ के सभी अवयव शून्य, सारणी का मान शून्य। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, शून्य। बस मतलब बिना सॉल्व किए हम लोग आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, यदि किसी सारणी के, देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसमें गलती मत करना। देखो लिखा है यदि किसी सारणी की पंक्तियों का स्तंभों में तथा स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब क्या, जैसे सपोज करो हमको सर एक सारणी दिया डेल्टा, ये देखो एक डेल्टा सारणी है, इस सारणी का जब हम सॉल्व करेंगे मान निकाल लेंगे, आंसर आएगा -28। कितना आ गया, -28। तो अब ये कहता है कि अगर तुम्हारे पास कोई सारणी है तो अगर उस सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दो, मतलब क्या, परिवर्त कर दो। पढ़ोगे ना अवयव का परिवर्त, तो वही परिवर्त करना। अगर परिवर्त कर दोगे तो उसके बाद अगर उस सारणी का मान निकालोगे तो उस सारणी के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर इसका आंसर पहले -28 था तो बाद में भी -28 ही आएगा। करके देखते हैं, आओ निकालते हैं डेल्टा डैश। क्या निकालते हैं, डेल्टा डैश। इसे बोलते हैं परिवर्त ना, कि यह पंक्ति को स्तंभ बना दो, स्तंभ को पंक्ति बना दो, वही होता है परिवर्त। अब इसका तरीका सिंपल सा याद होता है, हम लोग कैसे करते थे कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो। अगर पंक्ति को स्तंभ बनाओगे तो ऑटोमेटिक स्तंभ पंक्ति बन ही जाएगा। तो बस एक चीज पकड़ो कि हाँ हमें पंक्ति को स्तंभ बनाना है। देखो पहली पंक्ति है 2 -3 5, तो यहां पे लिख दो 2 -3 और फिर 5। ठीक है, 6 0 4, लो भैया 6 0 4, उसके बाद 1 1 5 -7, 1 5 -7। अब किसका प्रसार करोगे, जिसका मन उसका प्रसार कर लो। ठीक है, चलो हम किसका प्रसार करें बता दो। हम लोग कर रहे हैं R1 का प्रसार। लिखेंगे 2, ध्यान देना 2 लिखेंगे, उत्तर आंसर 2 लिखें, जिसमें 0 उसका प्रसार करते हैं ना यार, जिसमें 0 उसका प्रसार करते हैं। लिखो -3 लिखेंगे, देखो ध्यान देना -3 है, इसका साइन क्या होता है, प्लस माइनस होता है, तो माइनस प्लस, ये साइन देख लो पहले। अगर इसका साइन होता है माइनस, पहले से दिया ही है, तो प्लस माइनस प्लस होता है। ठीक है, ये जब भी तुम प्रसार करोगे इस साइन को तुम्हें अपने दिमाग में बैठाना है, तभी जाकर तुम्हारा आंसर आएगा, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अब ध्यान देना, अगर हम -3 को लेंगे, ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या है, माइनस पहले से लगा है, और हमें पता है कि जब हम प्रसार करते हैं तो हर एक एलिमेंट के आगे उसका साइन देते हैं अलग से। ठीक है, तो अगर ये -3 है तो क्या करना पड़ेगा, इसके आगे इसका साइन देना पड़ेगा। तो इस वाले एलिमेंट का साइन क्या होता है, देख लो यहाँ पे माइनस, तो -3 तो है ही, माइनस फिर से और देना है तो प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3, फिर ब्रैकेट बनाओगे। ठीक है, ये -3 था, माइनस दिए, +3 हो गया, ब्रैकेट बनाए, देखो ये खत्म, ये खत्म, ध्यान देखना, ये खत्म, ये खत्म, हो जाएगा 7 छंग 42, क्या हो जाएगा 7 छंग 42, और फिर माइनस में 4 × 4, लो भैया। ठीक है, उसके बाद इसका लोगे, देखो 5 का भी होगा माइनस,
ब्रैकेट बनाओ। अब अगर 5 लोगे तो कौन खत्म हो जाएगा भैया, ये 5 लिए सर, ये खत्म ये खत्म, गुणा कर लो, 4 दूना 8 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 5 30, लो बस। अब इसे आराम से सॉल्व कर लो, देख लो कितना आएगा। डेल्टा इक्वल टू हो जाएगा -42 -4 हो जाएगा -46, और फिर -46 का कर दो 3 से गुणा, तो -46 गुणे 3, तो 4 तिहाई 12, 120, फिर 6 18 118, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस में 138, -138, ठीक, इतना आ जाएगा। फिर प्लस उसको सॉल्व करो, कितना आएगा बता दो एक बार। माइनस में कितना है, -30 + 8 आएगा -22, -22 हो जाएगा गुणे -5, तो 22 गुणे 5 कितना होगा 110, तो 110 लिख दो यहाँ पे, तो आ जाएगा प्लस में 110। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा -138 प्लस में 110 हो जाएगा -28। अब देख लो दोनों का मान सेम आया है, ये भी -28 ये भी 28, तो दोनों का मान सेम आ गया ना, तो बोलोगे यही बोलोगे कि जो डिटर्मिनेंट का जो मान होगा उसका और उसके परिवर्त का मान दोनों का मान सेम होता है। जैसे अगर हमें कोई सारणिक दिया है, अगर कोई एक अवयव ये था तो उसका तुम सारणिक निकाल लो, जो मान आएगा वो मान इक्वल होगा भैया उसके परिवर्त सारणिक के। इसको याद रखना, इसको भूलना मत, ये आगे काम आएगा भी, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, ठीक है। ए का सारणिक जितना होगा ए डैश का सारणिक भी उतना ही होगा। क्लियर है? चलो ये दूसरी प्रॉपर्टी थी। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये मान निकाल के दिखाया है कि सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस में 28 आएगा, दोनों सेम आएगा जो हम लोग अभी पीछे किए, ठीक है। दोनों मान सेम आएगा तो लिखोगे ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ऐसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश, बस ये लिखेंगे, सीधी सी बात है ना। अब देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ये तो सिंपल है। क्या बोलता है कि यदि सारणिक की किन्हीं दो समांतर आसन्न पंक्तियों या आसन्न स्तंभों का परस्पर विनिमय कर दिया जाए तो सारणिक का मान नहीं बदलता किंतु चिन्ह बदल जाता है। मतलब अगर हमारे पास कोई एक सारणिक है, अगर उसमें दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में बदल दे तो सारणिक का मान तो नहीं बदलेगा लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। जैसे अगर इस सारणिक का मान कितना था, देखो इस सारणिक का मान था माइनस में 28 था, हम लोग पीछे निकाले थे ना, या तो इसका मान निकाल सकते हो। इस सारणिक का मान कितना आ गया -28, ठीक है। देखो एक सारणिक देखो इससे पीछे हमको दिया था ना, ये सारणिक था इससे पीछे वाला, इसको अगर हम बदल दे, देखो इसको अगर हम बदल दे कितना हो जाएगा, 6 लिख दिए, 0 लिख दिए और ऊपर लिख दिए 4, ठीक है। 6 0 4 और 2 -3 आगे किया कि नहीं सॉल्व, अगर सॉल्व किए होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। सॉल्व तो नहीं किया, चलो आगे देख लो सॉल्व क्या करना है, आगे देख लो। इसका मान आया ना, देखो अगर हम आगे चेंज कर ले, देखो यहाँ पे चेंज किया गया है ना, अगर दो स्तंभ था ना, देखो दोनों का आपस में चेंज किया गया, ये स्तंभ ये स्तंभ, देखो 5 4 -7 है ना, 5 4 -7 है, -3 0 5 है, बस देखो इसको यहाँ पे भैया, इसको यहाँ पे लेके आओ और इसको यहाँ पे लेके आओ, हम लोग बदल रहे हैं, ऐसे लिखोगे C2 इंटरचेंज विथ C3, इतना करो फटाक से, चेंज करोगे ये आएगा। इसका मान निकालो, देखो इसका मान भी 28 आया, इसका मान कितना था -28 था, इसका मान कितना था +28 था। तो कहने का मतलब ये कि अगर कोई सारणिक होगा, अगर तो उसमें दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को आपस में बदलोगे तो सारणिक का मान तो वही रहेगा, बस उसका चिन्ह बदल जाएगा। अगर आंसर रहेगा -28 तो आएगा +28, अगर रहेगा +28 तो आएगा -28, चिन्ह बदल जाएगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो जैसे लिखा है, अगर डेल्टा बराबर देखो लिखा है ना, ये लिखा है, अगर हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं, इसको उठा के यहां पर रख रहे हैं और इसको उठा के यहां पे, तो इस जो सारणिक का मान होगा ना वो पहले वाले सारणिक के मान के बराबर आएगा, बस साइन का डिफरेंस होगा। मतलब जो पहले वाला सारणिक था ना, अगर इसका मान डेल्टा था तो इसका मान माइनस में डेल्टा आएगा। बात समझ में आई कि नहीं, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ये सारणिक था, इसमें अगर हम दो स्तंभ को आपस में बदल दिए तो इस सारणिक का मान कितना हो जाएगा, तो पहले जितना मान था उतना ही रहेगा, बस माइनस से गुणा हो जाएगा। माइनस से गुणा क्यों होगा, उसका चिन्ह बदलने के लिए, क्योंकि अगर इसका मान रहेगा माइनस में तो उसका मान हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा प्लस,
और अगर इसका मान रहेगा प्लस में तो उसका मान हो जाएगा माइनस में। इतना ध्यान देना, ठीक है। देखो अभी तक 3 प्रॉपर्टी पढ़े। देखो पहला प्रॉपर्टी क्या था कि अगर किसी सारणिक में किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। दूसरा क्या पढ़े कि अगर कोई सारणिक होगा उसमें अगर हम पंक्तियों के स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर विनिमय कर दे तो सारणिक का मान नहीं बदलता है। तीसरा क्या था, अगर किसी सारणिक में हम लोग 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदल दे तो सारणिक का मान तो नहीं बदलता है लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। अब देखो चौथा क्या कहता है, यदि किसी सारणिक में कोई 2 पंक्तियां सर्वसम मतलब बराबर हो तो उस सारणिक का मान शून्य होता है। ठीक है, देख लो इसमें देखो ये जो R1 दिख रहा है, R1 और R3 दोनों सेम टू सेम है। R1 और R3 जो है दोनों सेम टू सेम है। और अगर हम इस सारणिक का मान निकालेंगे, तुम किसी का प्रसार कर दो, R1 R2 R3 किसी का प्रसार करो, इस सारणिक का मान शून्य आएगा। देख लो अगर हम लोग प्रसार कर दिए, सॉल्व किए, आंसर कितना आया, 0 आया। ये 100% श्योर 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी एकदम बहुत ही मतलब यूजफुल है। जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारे चैप्टर में 4.2 में इसी का ज्यादा यूज आएगा। जब भी तुम्हें 0 प्रूफ करना होगा ना तो इसी का हम लोग को ज्यादा यूज करना है कि भैया अगर हमें किसी सारणिक को 0 दिखाना है बिना प्रसार किए हुए तो हम यही सोचते हैं कि उस सारणिक में कैसे भी करके 2 पंक्ति या 2 स्तंभ एकदम सेम टू सेम हो जाए। अगर 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के सभी एलिमेंट अगर सेम टू सेम होंगे तो उस सारणिक का बिना प्रसार किए हम लोग आंसर लिख देंगे 0, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है, तो चौथी प्रॉपर्टी का बहुत यूज है और उम्मीद करेंगे ये याद रहेगा। एकदम सिंपल भी है, अगर दोनों सेम टू सेम मतलब 2 पंक्ति या 2 स्तंभ सेम टू सेम तो सारणिक का मान शून्य। समझ में आएगी नहीं? अगर कोई सारणिक है उसमें 2 पंक्ति या 2 स्तंभ एकदम सेम टू सेम है तो सारणिक का मान शून्य, डायरेक्ट शून्य लिख देना है ना। अब देखो क्या लिखा है, ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। बोला यदि एक पंक्ति के या एक स्तंभ के सभी अवयवों को एक संख्या से या एक अदिश से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक के मान में भी उस संख्या से गुणा हो जाता है। अब सोचो जैसे ये सारणिक था, इस सारणिक का हम लोग मान निकाले थे। अगर सारणिक था 2 - 3 5 6 0 4 1 5 -7, तो इस सारणिक का जब तुम प्रसार किए थे, हम लोग जस्ट पीछे किए थे अभी ना, बार बार नहीं करना है, बस अब देख लो। इसका प्रसार किए थे तो आंसर कितना आया था, आंसर आया था -28। ठीक है, अब देखो हम क्या किए कि इस सारणिक के जो ये R1 है ना, इस R1 में हम 2 से गुणा कर दिए। इस R1 में मतलब R1 की हर एक एलिमेंट में हम 2 से गुणा कर दिए। अब अगर 2 से गुणा किए, देखो 2 हो गया, -6 हो गया, 10 हो गया। अब अगर 2 से गुणा करने के बाद इस सारणिक का मान निकाले तो इस सारणिक का मान कितना आता है, तो आता है -56। कितना आता है, -56। अब अगर हम पहले वाले से और अब वाले का कंपेयर करें तो यहां से हमको एक चीज दिख रहा है कि अगर पहले था 28, अभी साइन को छोड़ दो, 28 के बाद में आया 56, तो उसका 2 गुना हो गया, क्योंकि हम लोग 2 से गुणा किए थे। हम लोग उस सारणिक के पंक्ति में 2 से गुणा किए थे तो सारणिक का मान भी 2 गुना हो गया, 28 से 56 हो गया। अगर 3 से गुणा करते तो 3 गुना होता है। ये 100% श्योर है कि वो 3 गुना होता ही होता। ठीक है, तो इस बात को भी याद कर लो कि अगर कोई सारणिक है, अगर किसी सारणिक के किसी पंक्ति में स्तंभ में, ठीक है, किसी संख्या से गुणा करते हैं तो उस सारणिक का मान उसी संख्या के साथ उतने गुना बढ़ जाता है। अगर 2 से गुणा किए तो 2 गुना हो गया, 3 से करेंगे तो 3 गुना होगा, 4 से करेंगे तो 4 गुना होगा। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, इसका यूज देखो ये है कि अगर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाय चांस अगर हमें किसी क्वेश्चन में किसी सारणिक में 2 से गुणा करना हुआ, ठीक है, तो जब तुम 2 से गुणा करोगे तो दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर हम किसी सारणिक में 2 से गुणा करेंगे तो उसका मान 2 गुना बढ़ जाएगा। तो उस सारणिक का मान 2 गुना ना बढ़े, उस चीज को बैलेंस करने के लिए हम 2 से भाग भी कर देंगे, मतलब 2 से गुणा 2 से भाग दोनों करना पड़ेगा। बस ये ध्यान देना। ठीक है, अब देखो जैसे ये लिया है, इस प्रॉपर्टी का भी देखो कभी कभी 2-3 बार यूज आ जाएगा। देख लो क्या है लिखा है, यदि किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 राशियों का योग हो तो सारणिक को उसी कोटि के 2 सारणिकों के योग के बराबर प्रकट किया जाता है। ठीक है, इसमें देखो एक बात और इंपॉर्टेंट है कि जब तुम इसे व्यक्त करोगे ना तो ध्यान देना कि इसमें 2 पंक्तियां या 2 स्तंभ सेम टू सेम तुमको मिलेंगे, हमेशा हमेशा मिलेंगे। देखो जैसे यह दिख रहा है ना, देखो ये अल्फा बीटा गामा, ये ABC क्या
क्या दिख रहा है, देखो अल्फा बीटा गामा ए बी सी। अब देखो जो तीसरा स्तंभ दिख रहा है, जो तीसरा स्तंभ है, इस तीसरे स्तंभ में दो पदों का योगफल है, x प्लस डेल्टा, ठीक है, y प्लस डेल्टा और z प्लस डेल्टा। तो ये कहता है कि अगर किसी सारणी में, ठीक है, कोई स्तंभ या कोई पंक्ति के सभी अवयव दो पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो उसे अलग अलग तोड़ के कर लो। तो अलग अलग तोड़ के कर लो। देखो पहले इन दोनों को लिखोगे, भैया इन दोनों तो लिखना ही लिखना है, एक बार x y z के साथ हो जाएगा, एक बार डेल्टा 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 के साथ हो जाएगा, ऐसे अलग अलग कर लेना। देखो जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, देखो a b c लिखा है, x y z लिखा है। अब देखो इसमें देखो ये दिख रहा है R2, देखो R2 में क्या है, दो पदों का योगफल है, लिखा है a प्लस 2x, ये 2x होगा, ये 2x होगा ना, a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z, ये लिखा है ना। तो ये की प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ऐसा है तो उसको चेंज कर लो ना। चेंज करने का मतलब ये है कि उसको तोड़ लो। तो कोई लिखेंगे a b c और यहां पे लिखेंगे x y z, फिर प्लस लिखेंगे, मतलब दो तो बनाएंगे सिंपल कि हाँ a b c और फिर x y z बनाएंगे। अब जो हमें जो भी मतलब R2 रहे R1 रहे, जो भी पंक्ति है, जो भी स्तंभ रहे जिसमें दो पदों का योगफल है, उसको बारी बारी अलग कर लो। देखो पहले a b c वाला अलग कर लेते हैं। देखो पहले a b c अलग हो जाएगा, उसके बाद ये 2x प्लस 2y प्लस 2z ये अलग हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, सॉल्व कर लो। अब एक प्रॉपर्टी बताओ, इसका मान कितना आएगा, देख रहे हो, देखो इधर ये सर जी ए बी सी कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बहुत तन्नी मन्नी याद आ रहा है। अब जैसे पीछे पड़े है ना कि अगर कोई सारणी में दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होते हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। तो अगर इसमें ए बी सी सेम है तो क्या लिखोगे, चूंकि R1 और R2 सेम है इसलिए क्या होगा, सारणी का मान शून्य हो जाएगा। प्लस देखो इसमें से 2 कॉमन कर लो, अगर 2 कॉमन करोगे तो यहां मिलेगा ए बी सी, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड और यहां पे क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। अब इसमें देखो, इसमें कुछ दिख रहा है, ये भी तो 0 हो जाएगा, ये 2 गुणे 0। इसमें क्या लिखेंगे सर जी R2 और R3 सेम है। इसमें क्या है देखो एक्स वाई जेड, जो ये R2 है R3 है दोनों सेम टू सेम है, इसका मतलब इसका मान सर 0 हो जाएगा। बस कुल कितना आ गया, 0 आ गया, हो गया प्रूफ। ऐसे ही करना था, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा लास्ट में लिख दोगे 0। इस प्रॉपर्टी का देखो भैया ये यूज है, लाइन बाय लाइन करोगे, ये 0 ये 0 ये 0 हो जाएगा। पहले ये 0 होगा फिर ये 0 होगा, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0। बस एक लास्ट, चलो एक लास्ट बचा है और ये तो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है, बहुत इजी है ना, ध्यान देना। देखो क्या लिखा है, बोला है यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति, सुनना, यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति के अवयव में दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभों के संगत अवयव के सम अपवर्त जोड़ या घटा जाए तो सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। देखो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई सारणी है, जैसे सारणी था ना, इस सारणी का मान कितना था हम लोग निकाले थे। अभी मैं सर जी बार एक ही चीज ले रहे हैं, एक ही चीज इसलिए ले रहे हैं यार, इसका मतलब हमको भी याद हो गया होगा ना, तो सिंपल पड़ेगा, समझ जाओगे आराम से। डेल्टा है, इसका मान हमको पता था कि इसका मान हम जब निकालेंगे तो आया था -28, आया 28। अब अगर इस सारणी में देखो सम अपवर्त मतलब होता है ना कि किसी संख्या से गुणा करके जोड़ दो ना, हम लोग क्या किए, जो R1 था, जो R1 था ना, इस R1 एलिमेंट को पूरा का पूरा चेंज कर दिए। देखो R1 को क्या किए, जो R1 था ना वो इसमें लिख दिए कि ये R1 की जगह पे सर जी हम लोग R1 प्लस R2 कर रहे हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। देखो इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो और इसको जोड़ दो। जो R1 है ना, हम R1 को बदल दे रहे हैं। अब R1 को कैसे बदले हैं, तो R1 की जगह पे हम लोग R1 प्लस R2 कर देंगे। अगर हम R1 की जगह पे अगर R1 प्लस R2 करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा,
-3 0 3 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। लो भैया 5 4 हो जाएगा। और बाकी सब क्या रहेगा, वैसे ही सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा ना। अब ध्यान देना, तो जो ये साल्टिक बनाना, अगर तुम इसका मान निकालोगे, ये निकाला है, इसका मान भी देखो माइनस में 28 ही आया है, वही चीज लिखा है, उसी का मान है ना। सोचो हम R1 को बदल दिए, R1 की जगह पे R1 + R2 कर दिए। अब बोलो सर जी आप तो गुणा किए नहीं, उसमें लिखा है दूसरी पंक्तियों में के संगत सम अपवर्त, मतलब गुणा करके जोड़ना है, तो भैया गुणा किए हैं, देखो लिखा है R1 + R2, तो 1 से गुणा कर दिए, और क्या, 1 × R1 मतलब R1 आएगा, 1 × R2 मतलब कितना आएगा, R2 आएगा, तो 1 से गुणा किए हो, और क्या। ठीक है, कोई पूछेगा इसमें तो किसी से गुणा हुआ नहीं, ये तो R1 + R2 लिखा है, तो बोलना कि इसमें R1 + R2 तो है, लेकिन 1 से गुणा मान लीजिए, 1 से तो गुणा मान सकते हो, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, वैसे हम किसी से भी गुणा कर सकते हैं, हम 2 से गुणा करके जोड़ सकते हैं, 3 से गुणा करके। सोचो ऐसे, अगर हम R1 के जगह पे ना लिख देते हैं कि R1 + R2 में 2 से गुणा करके जोड़ दीजिए, जो R2 है ना, उस R2 में 2 से गुणा करके R1 में जोड़ दीजिए, तब भी अगर तुम करते वैसे बनाते एक नया सारणिक, फिर अगर उस सारणिक का मान निकालते तो भी आंसर कितना ही आता, सेम टू सेम आता। ठीक है, जैसे देखो अगर हम ये कर दे कि C1 + C2 + C3 कर दे, दिख रहा है, देखो इसमें क्या किए, जो C1 था ना, उस C1 की जगह पे हम C1 + C2 + C3 कर दिए। देखो ये सारणिक दिख रहा है, अगर तुम इस सारणिक का, ये सारणिक है, इसका पता सर आएगा कितना, -28 आएगा। हम देखो कि ये C1 + C2 + C3, मतलब इसको पूरा जोड़ दो, इसको पूरा जोड़ दो, देखो 5 2 7, -3 हो जाएगा 4, और 4 आ जाएगा, 6 4 10, पूरा जोड़ना है, 6 4 10 आ जाएगा, इसको पूरा जोड़ना है, देख लो 6 5 11, 6 हाँ 5 1 6 -1 आ जाएगा, हाँ -1 आ जाएगा ना, बस। अब इसमें प्रसार कर दो, किसी का प्रसार करो, निकालोगे, देखो आएगा सेम, आया ना। तो इसमें क्या कुछ अलग आया, सेम टू सेम ही तो आया। तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि अगर कोई सारणिक दिया होगा तो उसमें अगर हम किसी एक पंक्ति में किसी दूसरी पंक्ति के संगत सम अपवर्त को जोड़ दे या घटा दे, तो इससे सारणिक के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब जो मान पहले था वो मान अब भी रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल और ले, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, अगर हम लिख दिए, देखो जैसे A लिखे, B लिखे, C लिखे, D लिखे, E लिखे, F लिखे, ठीक है, G H I लिख दिए, लो इतना लिख दिया ना। अब अगर इसका मान तुम निकाले, इसका मान डेल्टा है, तो अगर हम एक सारणिक बना लो भैया R1 की जगह पे हम कर रहे हैं R1 + 2 में R2 + 3 में R3, तो इससे क्या सारणिक के मान पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, मतलब जो मान पहले था वो अभी भी रहेगा, बस क्या होगा, देखो R1 रहेगा, लिखोगे R2 में 2 से गुणा करके जोड़ देंगे, और R3 में 3 से गुणा करके जोड़ेंगे। लो तुम्हें ये लगेगा कि सर जी इसमें तो एलिमेंट बदल गया, नंबर बदल गया, नंबर जरूर बदलेगा लेकिन आंसर नहीं बदलेगा, आंसर सेम टू सेम रहेगा, तो इसमें गलती मत करना। ठीक है, रहेगा B + में 2E + में 3H हो जाएगा, और ये रहेगा C + में 2F + में 3I हो जाएगा, बाकी सब सेम टू सेम ऐसे लिख दोगे और आंसर तो ही रहेगा, D हो जाएगा, E हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा F, और यहाँ पे हो जाएगा G, यहाँ पे H, और यहाँ पे I, और इसका मान भी डेल्टा, देखो इसका मान भी डेल्टा, तो इसका मान भी डेल्टा। ठीक है, दोनों के मान में कोई चेंज नहीं होगा, बस अंदर का एलिमेंट चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, कि R1 की जगह पे R1 + 2 में R2 + में 3 में R3, ये हो जाएगा, एलिमेंट चेंज होगा लेकिन सारणिक का मान जो पहले था वही आएगा। ठीक है, चलिए ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, बस इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद कुछ नहीं ना। और उस पर क्वेश्चन तुम्हारे बुक में है, चाहो तो देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा विविध प्रश्नावली में जाके देखना, तुमको सबसे लास्ट क्वेश्चन मिलेगा कि बता दो इसका मान कितना आएगा, उसमें बहुत सारा करके दिया होगा, समझ जाना कि अगर हम R1 को कितना भी चेंज कर दे, सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, R1 रहे R2 R3, किसी को भी कितना चेंज कर दो, सारणिक के मान पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा ना। अब इसका आंसर बताओ कितना आएगा। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जो फर्स्ट पेज पे बताते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसे लिख लो, इसको याद कर लो, उसी का देखो यूज यहाँ पे आ गया।
बोला है कि सारलिक एक वर्ग आव्यूह है, तो जाहिर सी बात है, देखो सारलिक कोई आव्यूह नहीं है, सारलिक एक संख्या है। और सारलिक मतलब सारलिक कैसे संख्या है, तो बोलते थे कि सारलिक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है। ध्यान देना, सारलिक वर्ग आव्यूह से, सारलिक एक वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है। सारलिक देखो संख्या तो है, वर्ग से संबंधित एक संख्या है, लेकिन वर्ग आव्यूह से बोलोगे, ठीक है, केवल आव्यूह से नहीं, वर्ग आव्यूह से संबंधित एक संख्या है, पूरा पूरा बोलोगे। और इसको अगर 2 बार 3 बार बोल लोगे तो चीजें तुम्हें याद हो जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा ना। देखो बोला है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष तुमको दिए। अब देखो अगर हमें शीर्ष दिया है, क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ठीक है, बस सबका मान रखो, ठीक है। जो हम लोग कक्षा 10 में पढ़े थे ना, तो कक्षा 10 वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमको चैप्टर 4 सारलिक है कि हम सारलिक का यूज करके कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से। देखो सिंपल सा लग रहा है, देखो देखने में एकदम सिंपल लग रहा है कि भैया x1 y1 x2 y2 x3 y3 एकदम सिंपल तो है, सबका मान रखना है, सॉल्व करना है। अब बस देखो इतना करने के बाद एक काम तुमको और करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा इसमें जीरो, क्योंकि अगर तुम बना लोगे जीरो तो देखो जीरो बनाने के बाद भैया जिसमें एक जीरो या 2 जीरो होता है उसी का हम प्रसार करते हैं, जिससे हमारा काम आसान हो जाता है। तो बस कर लेना, क्या करोगे, लिखोगे R1, इसको चेंज कर दोगे, लिख दोगे R1 माइनस में R2 कर दोगे, और जो R2 है उसको चेंज कर दोगे, लिख दोगे R2 माइनस में R3, ये कर दोगे। बस देखो ये हो जाएगा 1/2, घटाओ, देखो -2 हो जाएगा माइनस में 4, हो जाएगा माइनस में प्लस में 10, एक में से जाएगा 0, ठीक है। 2 और 5 हो जाएगा माइनस में 3, ठीक है, हो जाएगा माइनस में 10, और 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 5 4 1, ठीक है। आप बस प्रसार कर दो, किसका प्रसार करोगे, तो जिसमें 0 मिलेगा, देखो C3 है, इसमें 2 0 है ना, तो प्रसार कर दो, लिख दो C3 का प्रसार करने पर प्रसार करोगे, ये पंक्ति ये स्तंभ गायब हो जाएगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा 4 10 में 40, देखो लिखोगे 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 40 माइनस माइनस 3 × 10 हो जाएगा माइनस में 30, तो हो जाएगा प्लस में 30, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा 1/2 × 70, 70 का आधा कितना होगा 35, और आंसर होगा तुम्हारा 35 वर्ग इकाई, ठीक है। जो भी क्षेत्रफल होगा उससे हमेशा प्लस में लिखोगे ना। अब ये क्वेश्चन देखो उसी मतलब त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। लिखा है कि a का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु 8,8 3,-2 और a,2 संरेख है ना। तो पता है अगर 3 बिंदु संरेख होते हैं तो उनसे घिरा क्षेत्रफल कितना होता है 0। अगर सोचो अगर मेरे पास 3 बिंदु है, अगर तीनों संरेख है, संरेख होने का मतलब होता है एक ही लाइन पर, ठीक है। अगर 3 बिंदुएं अगर एक ही लाइन पे हो तो उनसे घिरा क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा, क्योंकि त्रिभुज तो बनेगा है नहीं। अगर त्रिभुज बनता तब ना कुछ एरिया आता। अब ये क्या है, तीनों एक सीधी रेखा में है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा। तो भैया बस 0 के बराबर करो, सबका मान रख दो, यहाँ पे सबका मान रख दें हम, चलो रख रहे हैं। देखो लिखोगे, देखो ये 1/2 है, इस 1/2 को अगर हम उधर भेजेंगे खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x1 y1 हो जाएगा 8 और 8, ठीक है, 3 और फिर -2, उसके बाद a और 2, फिर 1 1 1 बराबर कितना 0। अब इसी को देखो 0 बना लो, वही करोगे R1 माइनस R2 और R2 माइनस R1 कर लो। देखो 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 3 जाएगा, बचेगा 5। 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, 8 माइनस -2 हो जाएगा 10, ठीक है। और 1 में से 1 जाएगा 0, इसमें a, फिर 3 माइनस a हो जाएगा, 3 माइनस a, -2 -4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा a 2 1, लो भैया a 2 1 बराबर 0। अब इसमें भी तुम लोग क्या करो, C3 का प्रसार कर दो और C3 का प्रसार करके देख लो कि मान कितना आ रहा है।
ये लोगे, ये खत्म, ये खत्म। माइनस में 5 चौका 20, माइनस में कितना 30, प्लस में कितना 10a बराबर 0। ठीक है, -20 -30 हो जाएगा -50, उधर जाएगा +50, तो 10a बराबर आएगा प्लस में 50। तो उम्मीद करेंगे आप सबको इतना तो आएगा कि भैया a बराबर हो जाएगा 5। बस तुम लोग लाइन सॉल्व करना है सर जी, हम भी उधर लिखेंगे एकदम लाइन से ऐसे। तुम सभी लोगों को ऐसे लाइन से नीचे सॉल्व करना है, ऐसे तीर बना के ऐसे मत ले जाना। ये किए, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे। ठीक है, लाइन से नीचे 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 जाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, साइड में ऐसे तीर बना के मत करना। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हम साइड में इधर बनाए फिर किए। चलो ये बता दो। अच्छा देखो ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन देखो बार बार आता है। ठीक है, मतलब हर 1 साल में 2 साल में तो आ जाता है। इसमें क्या होता है ना, तुमको देखो क्षेत्रफल दिया है, मतलब क्षेत्रफल तुमको पहले से दिया होगा। इसमें कोई बस एक वेरिएबल देगा, उसी का पूछेगा। वेरिएबल में तुमको के बोलेगा, चलो भैया के का मान बता दो। तो क्या करोगे, बस ध्यान देना कि अगर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया होगा, जो एरिया दिया होगा ना, उस एरिया को हम लोग प्लस माइनस दोनों में लेंगे। तो लिखेंगे दिया है, ऐसे लिखोगे दिया है, लिखो दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 35, क्या लिखोगे 35 वर्ग इकाई। ठीक है, बस यहां पे देखो नोट करने वाली बात यह है कि जब भी तुम क्षेत्रफल लिखोगे, उसका जब मान रखोगे ना, तो क्षेत्रफल हम लोग प्लस माइनस दोनों में लेकर सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि बस प्लस में लेकर सॉल्व करेंगे। अगर आप प्लस में लेकर सॉल्व करोगे तो केवल एक आंसर आएगा, समझे ना। क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग का जो एरिया है ना, प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। और जब ये लिखा है प्लस 35 वर्ग इकाई, तो ये प्लस वाला है कि माइनस वाला है हमको पता नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते थे, याद करो थोड़ा बहुत, अगर याद हो जाएगा तो, एरिया जब हम लोग का प्लस में आता था तब तो लिखते थे प्लस में, और अगर हम लोग का एरिया आता था माइनस में तो उसको भी लिखते थे प्लस में। समझे कि नहीं, मतलब प्लस में आया तो लिखते थे प्लस में, और अगर आया माइनस में तो उसको भी लिखते थे प्लस में। ठीक है, आंसर किस में आए, लिखना है प्लस में, किसी में आ जाए लेकिन लिखना है प्लस में। तो उसी तरह अगर ये लिखा है 35 वर्ग इकाई, तो ये हमको 100% श्योर थोड़ी है कि इसका आंसर प्लस में ही आएगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन में लिखा है 35 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आया है, तो हो सकता है उसका आंसर -35 रहा हो। उस -35 को भी तो 35 लिखेंगे, प्लस 35 को तो 35 लिखबा करेंगे, -35 को भी तो 35 लिखेंगे ना। तो इसीलिए हम लोग दोनों लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y1, ठीक है, x2 y2 और फिर x3 y3। यहाँ पे 1 1 1 बराबर कितना, प्लस माइनस 35। कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 35। अब देखो जो ये 1/2 है उसको भेज दो उधर, हो जाएगा प्लस माइनस 70 हो जाएगा। और सबका मान रखो। ठीक है, देखो लिखना, लिखेंगे 2 -6 और फिर 1। ठीक है, और 5 4 और फिर k 4। ठीक है, 1 1 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 70। ध्यान देना, लिखोगे प्लस माइनस 70 हो जाएगा। जो 1/2 था उस 2 को भेजोगे उधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 70। अब देखो यहां पे लिखो कि R1 को सर चेंज कर देंगे, R1 माइनस में R2, और R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस में R3। बस ये कर लो, घटाओ। देखो 2 - 5 हो जाएगा माइनस में 3, -6 - 4 हो जाएगा माइनस में 10, 1 - 1 हो जाएगा 0, 5 - k हो जाएगा 5 - k, 4 - 4 0, 1 - 1 0, ये हो जाएगा k 4 1। बस अब बस प्रसार करो, कर दे प्रसार। किसका करोगे, C3 का। ऐसे लिखना पड़ेगा ये हमेशा। देखो लिखोगे C3 के अनुदिश। ठीक है, क्योंकि अगर सारलिक चैप्टर पढ़ रहे हो उसका यूज कर रहे हो तो कुछ ढंग से यूज करो। लिखोगे सारलिक के अनुदिश प्रसार करने पर। ठीक है, करेंगे, देखो कितना आएगा। देखो ये जाएगा 0 0 माइनस हो जाएगा -50,
प्लस में 10 के बराबर कितना, प्लस माइनस 70, इतना आएगा ना, हो जाएगा प्लस 50 माइनस 10 के बराबर प्लस माइनस 70। तो बस वही लिखोगे, एक बार लोगे प्लस 70, एक बार लोगे माइनस 70, लिखोगे 50 माइनस में 10 के बराबर हो जाएगा प्लस 70, और एक बार लिखोगे 50 माइनस 10 के बराबर माइनस 70। सॉल्व करके देख लो कि के का मान कितना आता है। ठीक है, के को तुमको रखना है एक साइड और नंबर को पहले भेजना उस साइड। देखो ये प्लस 50 है, उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 50, तो 70 माइनस 50 बचेगा 20, कितना बचेगा 20, तो माइनस में 10 के बराबर 20, तो के का मान कितना है, माइनस में 2। फिर यहां पे कर लो, के इक्वल टू हो जाएगा 12, 2 मान आएगा, मतलब के इक्वल टू अगर तुम 12 लोगे तो भी एरिया आएगा 35, और अगर के इक्वल टू -2 लोगे तो भी एरिया इक्वल टू 35 ही आएगा। तो ये के 2 पॉसिबल मान होंगे जो समीकरण को संतुष्ट करेंगे बिंदु को। ऐसे करना है, बिंदु दिया होगा एरिया निकाल लेंगे, संरेख दिया होगा तो एरिया को कर देंगे बराबर 0, और अगर ऐसे दिया होगा एरिया देके मान पूछेगा तो एरिया जब दिया होगा तो उसको हमको प्लस माइनस दोनों में लिखना है, फिर सॉल्व करना है, तब जाके मान मिलेगा, और 2 में से 2 मान आएगा। ठीक है, अब देखो है उपसार्डिक और सौखंड। देखो माइनर एंड कोफैक्टर, माइनर एंड कोफैक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है उपसार्डिक। देखो उपसार्डिक क्या होता है, पढ़ो आराम से। देखो उपसार्डिक किससे कहते हैं, किसी सार्डिक के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति तथा स्तंभ को छोड़ने से प्राप्त शेष सार्डिक को उपसार्डिक कहते हैं। मतलब अगर कोई सार्डिक है, उसमें अगर तुम्हें किसी अवयव का उपसार्डिक निकालना है तो क्या करोगे, उस अवयव के पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद, मतलब हटाने के बाद जो बचेगा शेष, मतलब जो सार्डिक शेष बचेगा उसी को बोलते हैं हम लोग उपसार्डिक। जैसे देखो ये लिखा है, ये एक सार्डिक दिया है, अगर सोचो अगर हमें 5 का उपसार्डिक निकालना है, देखो ऐसे लिख रहे हैं ना, 5 का उपसार्डिक, 5 का उपसार्डिक। अब देखो जब 5 का उपसार्डिक होगा तो इस एलिमेंट का स्थान क्या होगा, 11 A11, तो उपसार्डिक को लिखते हैं m से, तो लिखेंगे M11। क्या लिखेंगे, M11, दिखाएंगे ना संकेत में कैसे लिखेंगे। तो 5 का उपसार्डिक उसको शॉर्ट में लिखेंगे M11, मतलब फर्स्ट 11 का उपसार्डिक कितना होगा, माइनर ना। तो क्या हो रहा है, ये होगा भैया, ये देखो पंक्ति गायब, स्तंभ गायब। तो पंक्ति स्तंभ गायब करने के बाद जो बचता है तुम्हें उसी को लिखना है। क्या बचेगा, 8 माइनस 1 और 3 और 4, बस इसी का क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान निकाल लो। 8 चौक 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 प्लस 3 एक कम 3, आ जाएगा आंसर 35। ऐसे ही बस सिंपल सा उपसार्डिक निकालना है। किसी भी अवयव का अगर तुम्हें उपसार्डिक निकालना है तो उस अवयव का पंक्ति और उस अवयव का स्तंभ गायब कर दो, जो शेष सार्डिक बचेगा वही उसका उपसार्डिक कहलाएगा, और उस शेष उपसार्डिक का मान निकालने आएगा ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे हमेशा 2 क्रॉस 2 का ही बचेगा, निकाल लोगे। और अगर 1 + 1 का बचा तब तो सिंपल है, एक हो आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो जैसे लिखा है ना A11, देखो लिखा है A11 मतलब क्या, 5, वही था ना 5 का उपसार्डिक M11। देखो लिखा है A22, अगर तुम इसमें A22 का निकालो, पता हो इसमें अगर हम निकालेंगे A22 का उपसार्डिक, A22 मतलब M22 का उपसार्डिक, तो A22 कौन है भैया, ये है ना। तो अगर हम इस एलिमेंट का उपसार्डिक निकाल रहे तो क्या करोगे, उस पंक्ति का स्तंभ और मतलब सॉरी उस अवयव का स्तंभ और उस अवयव का पंक्ति गैप कर दो। देखो इसका पंक्ति गैप कर दो ऐसे भैया, पंक्ति स्तंभ दोनों गैप कर देना है। सोचो ऐसे गैप कर देना, गैप करने के बाद जो बचेगा उसी को तुम्हें लिखना है। देखो 0 - 1 और 2 और 4 बचा, इसको सॉल्व करो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे गुणा और भैया इसका इससे गुणा, बस आ जाएगा आंसर। ठीक है, जैसे हम लोग प्रसार कर रहे थे ना, प्रसार कर रहे थे तो देख रहे थे ना कि जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका पंक्ति स्तंभ गैप कर देते हैं, जो बचता है उसको लिख देते हैं।
तो वही तरीका है, वही तरीका लगाना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं। देख लो आ जाएगा। A22 था ना, सॉरी हम लोग A22 लेना था ना, A22 में ये है ना A22, ठीक, A22 पे ये लेना था, इसका मान निकाल लोगे तो देखो ये पंक्ति गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा, बस लो भैया ये गायब और ये गायब हो जाएगा, बचेगा 5 चौक का 20, 5 चौक का 20, 2 दूना 4, आंसर कितना जाएगा 16 जाएगा। बस ध्यान देना कि जो हमको एलिमेंट चाहिए भैया उसका पंक्ति उसका स्तंभ गैप करेंगे, बस काम खत्म। चल देखो अब आता है सखंड। देखो सखंड वो सिंपल है। सखंड क्या है, बोलते हैं किसी अवयव Aij के सखंड को Aij कैपिटल लिखा है ना, कैपिटल Aij से प्रदर्शित करते हैं, जहां पे Aij बराबर होता है -1 के पावर i प्लस जे इंटू में उपसारलिक, इंटू उपसारलिक, और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि उसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, शॉर्ट में कैसे लिखेंगे ऐसे, मतलब जो उपसारलिक होता है, सुनो जो उपसारलिक होता है वही सखंड होता है, बस हल्का सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि उपसारलिक में आता है साइन -1 के पावर i प्लस जे, i प्लस जे मतलब क्या, i प्लस जे वो किस स्थान पे, तो जिस स्थान पे होगा उसके हिसाब से उसके आगे प्लस का या माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। अब सुनो, जैसे अगर ये है, ये 2 क्रॉस 2 का सारलिक है ना, अगर हमें इसके सारे एलिमेंट का सखंड निकालना है, देखो अगर हम लिखे A11 का सखंड, अगर देखो A11 का सखंड लिख रहे हो तो पहला अवयव है, तुमको पता है कि -1 के पावर जो फॉर्मूला होता है -1 के पावर 1 + 1 होगा। तो एक बात ध्यान देना, अगर -1 के पावर अगर सर सम संख्या आएगी, मतलब अगर जोड़ने पे 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 2 4 6, तो -1 के पावर अगर सम संख्या होती है तो आंसर आता है 1, पता ही है। और अगर -1 के पावर विषम संख्या हो जाए आंसर क्या आता है, -1 आता है। तो इस बात को डायरेक्ट याद कर लो कि अगर स्थान मतलब जिस स्थान पे होगा अगर उसको जोड़ने पे सम संख्या आएगी तो मतलब आगे प्लस का गुणा होगा, मतलब आगे प्लस लगेगा, और अगर उसको जोड़ने में विषम आएगा तो माइनस से गुणा होगा, सीधी सी बात है। तो A11 है, सोचो ऐसे कि A11 है, 1 और 1 2 मतलब प्लस रहेगा, तो -1 के पावर 1 + 1, ठीक है। अभी ऐसे सोच लो कि ऐसे तुम्हें लिखना है, ये पूरा लिख के दिखाना पड़ेगा, जैसे लिखे ना A12 का सखंड कैपिटल A12, तो लिखोगे -1, देखो लिखना पड़ेगा -1 के पावर 1 + 2, ये प्लस करके दिखाना पड़ेगा कि -1 के पावर 1 + 2 है, इंटू में देखो 5 कहां से आया, 5 कहां से आया, तो अगर तुम A12 लोगे ना, देखो A12 लोगे तो इसका ये पंक्ति ये स्तंभ हो जाएगा गायब, तो क्या बचा है इसमें, केवल 5 ही बचा ना, तो बस इंटू में 5 लिख दोगे, सीधी सी बात है एकदम, और कुछ नहीं, बस इतना ही। उसी तरह A21 निकाल लोगे, A21 निकालोगे तो 5 लोगे, ये खत्म है, खत्म, -1 बचेगा, देख लो प्लस हो जाए। और देखो उपसारलिक तो बहुत सिंपल है, अगर उपसारलिक निकालना है तो उपसारलिक में क्या करते हैं, उपसारलिक में साइन नहीं लगाते हैं, बस जिस एलिमेंट को लेते हैं उसका पंक्ति उसका स्तंभ गायब करते हैं, जो बचता उसको लिख देते हैं, लो भैया जो बचेगा उसको लिख दो बस, और क्या। जैसे देखो A11 है तो बस ये खत्म, ये खत्म, 4 बचा ना, बस 4 लिख दो, ये उसका उपसारलिक हो गया, ठीक है। देखो अब सुनो, देखो जो हम लोग साइन निकालना सीखे थे ना, साइन प्लस माइनस का कैसे आता है, देखो अगर तुम बात करोगे ऐसे, ये था ना कि A11 A12 A13, ठीक है, ध्यान देना A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, डायरेक्ट बता रहा, सुनो देखो 1 और 1 कितना होता है, 1 और 1 2, तो -1 के पावर 2 मतलब क्या, प्लस है, मतलब सम संख्या तो प्लस में आएगा, तो इसलिए बताया देखो इसका साइन होगा प्लस, ठीक है। वो देखो प्लस जो तुमको बताया था ना याद करने के लिए कि इसको साइन को याद कर लो, अब ये प्लस माइनस का साइन आया कैसे, कैसे प्लस हुआ कैसे माइनस हुआ, तो जो सखंड होता है ना उसी सखंड से ही वो प्लस माइनस का साइन आता है। इसका साइन आता है माइनस क्यों आता है, क्योंकि 1 और 2 कितना होगा 3, तो -1 के पावर 3 मतलब विषम संख्या, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। देखो 1 और 3 4 मतलब प्लस में आएगा, 2 1 3 मतलब माइनस में आएगा, 2 2 4 मतलब प्लस में आएगा, देख लो 2 और 3 5 5 मतलब विषम, विषम मतलब क्या आएगा माइनस में साइन उसका। देखो 3 और 1 सोचो ऐसे ना, -1 के पावर सर अगर हम 3 + 1 करेंगे तो -1 के पावर 4 मिलेगा ना, तो आंसर कितना आएगा, प्लस में 1 ही आएगा ना, ठीक है, प्लस आएगा, +1 करें मतलब प्लस, तो ये प्लस माइनस प्लस, इसलिए साइन आता है, समझे कि नहीं, आ गया साइन, बस और कुछ नहीं।
और देखो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना बढ़िया से। देखो लिखा है यदि किसी सारणिक, ध्यान सुनना, यदि किसी सारणिक की पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव को किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयव के सगुणनखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल शून्य होता है। ठीक है, देखना, ध्यान देना। अगर हम देखो A21 A11 है, A22 A12 है, A22 A13 है, अगर हम ऐसे एलिमेंट लेते हैं, मतलब अगर कोई पंक्ति है, मतलब कोई क्या बोलते हैं, कोई पंक्ति बोल रहा है कि अगर कोई सारणिक है उसमें कोई एक पंक्ति लिए, ठीक है, अगर उस पंक्ति का उसी पंक्ति के सखंड के साथ गुणा न करके किसी दूसरी पंक्ति के सखंड से गुणा करके जोड़ दे तो सारणिक का मान शून्य आता है। देखो ये देखो A21 है, A21 का मतलब क्या, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ये दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। देखो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब जो अवयव है वो दूसरी पंक्ति का है। और देखो जो सखंड है क्या है, A11 A12 A13, मतलब पहली पंक्ति का सखंड है, सखंड पहली पंक्ति का है, एलिमेंट दूसरे का, तो आंसर देखो 0 आएगा। अब बोलोगे इस 0 कहां से आ गया, तो इसके पहले क्वेश्चन रहा होगा, उसी के हिसाब से आया होगा, वो क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, जाना दो क्वेश्चन लिखा है, घबराओ मत, बस उस बात को समझ लो ना। और अगर सेम टू सेम कर देता, देखो जैसे लिखा है ना, अगर A11 A21 A31, ठीक है, देखो A11 A21 A31, अगर इसी के सखंड से गुणा कर देंगे तो सारणिक के मान के बराबर आएगा। लेकिन देखो अगर A11 A12 A13 का मान, ठीक है, इसका गुणा अगर हम किसी दूसरे से कर दें तो 0 हो जाएगा, बस इतना तुम्हें ध्यान देना है। देखो जैसे यहाँ देखो लिखा है ना, बस देख लो, देखो A11 A12 A12 A22 A22 A33 A32, बस सेम है। अगर दोनों सेम टू सेम है तो वो डिटरमिनेंट के बराबर होता है, डिटरमिनेंट के मान के बराबर होता है। समझ में नहीं आएगा ना, देखो ध्यान देना, अपने से एक एग्जाम्पल लेके वेरीफाई कर लो। जैसे यहाँ पे लिखे 2 0 5 6 2 3 1 4 7, ठीक है। इसमें तुम लोग क्या करोगे ना, एक काम कर सकते हो, जो ये लिखा है ना इसको वेरीफाई कर लो कि भैया अगर हम A11 A12 A21 A22 A31 A32 अगर इस सब का मान निकाल के उसमें रखते हैं तो क्या सच में 0 आता है? रख के देख लो। देखो जैसे मान लो अगर हम A11 निकाल रहे हैं, अगर A11 निकालोगे तो कितना आएगा, A11 निकालेंगे तो कितना आएगा, ध्यान देना। अगर हम A11 निकाल रहे हैं, इसको लेंगे तो भैया ई पंक्ति ई स्तंभ गायब हो जाएगा। और पता है A11 1 और 1 2 मतलब प्लस रहेगा, प्लस से गुणा करना पड़ेगा। अब इधर कर लो सॉल्व, कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14 2 सत्ते 14 माइनस में 2 3 चौका 12, आंसर कितना आएगा 2, कितना आएगा आंसर 2। इसका निकाल लो A12 निकालो, A12 बताओ कितना आएगा। अच्छा सब लोग एक बार A12 बता दो, अगर A12 निकालोगे तो A12 कितना जाएगा, ध्यान देना। अगर A12 निकालोगे कहां गया भैया A12, देखो ई खत्म हो जाएगा, देखो ई खत्म, बस इसका इससे गुणा कर दो, 7 छंग हो जाएगा 42 माइनस में कितना 3 एकम 3, ठीक है। और ध्यान देना इसमें क्या होगा, बाहर भैया इसमें माइनस से गुणा भी होगा क्योंकि A12 है, इसमें माइनस से गुणा भी होगा, बस गुणा कर लो, हो जाएगा 42 3 माइनस 3 39 माइनस 39 हो जाएगा, बस ठीक है। और A13 के बाद निकाल लो, बस अब तुम लोग करना अपना घर पे, ये 5 लोगे 6 चौका 24 माइनस में 2 कम 2, अपना करके देखो, ठीक है। अब अगर देखो ये पहली पंक्ति का सखंड है, तो अगर तुम पहली पंक्ति के सखंड का पहली पंक्ति के ही अगर अवयव से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो ये सारणिक के मान के बराबर आएगा। एक काम कर सकते हो, इस सारणिक का मान निकाल लेना,
इस सार्डिक का मान निकाल के देख लो कि सार्डिक का मान कितना आता है। जो सार्डिक है ना, पहले सार्डिक का मान निकाल लो, देख लो सार्डिक का मान कितना आता है। उसके बाद एक काम करो, निकालो A11 और A11, A12, A12, A13 और A13। देखो ये किसके बराबर आता है, क्या दोनों सेम आता है कि नहीं। इस सार्डिक का मान निकाल लो, इसको कर लो R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, R1 के अनुदिश प्रसार करने पर मान निकाल लो इसका, देख लो कितना आता है। ठीक है, बस जो मान आएगा इसका मान देखना, दोनों का मान सेम टू सेम आएगा। अब देखो लिखा है आव्यूह के सखंडज एवं व्युत्क्रम। देखो आव्यूह के सखंडज और व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, देखो एकदम सिंपल है, पढ़ो। देखो क्या लिखा है, अगर कोई एक आव्यूह, माना एक आव्यूह ए आई जे एन क्रॉस एम, सॉरी एन क्रॉस एन कोटि का एक वर्ग आव्यूह है तथा इसके सखंडों से बना सखंड आव्यूह ए आई जे है, तब आव्यूह ए के, ध्यान देना, तब आव्यूह ए के सखंड आव्यूह का परिवर्त, परिवर्तन नहीं परिवर्त बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे परिवर्त, जो परिवर्त होगा ना, सखंड आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ए का सखंडज कहलाता है। इसे एडज्वाइंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। देखो ध्यान देना, एक आव्यूह सोचो, अगर तुम्हें कोई एक आव्यूह ए लिखा है, ठीक है, अगर कोई एक आव्यूह लिखा है A11, A12, A13, एक आव्यूह ए लिखा है, तो अगर इस आव्यूह ए का तुम्हें सखंड निकालना है तो पहला काम तो करोगे, इस आव्यूह का बनाओगे एक सखंड आव्यूह। देखो लिखोगे AIJ, मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, मतलब उसी आव्यूह से उसका एक सखंड आव्यूह बना लोगे। अब उसी सखंड आव्यूह क्या करोगे, परिवर्त, ये डैश है, ये डैश का सिंबल है, डैश, मतलब जो आव्यूह था उसी का परिवर्त कर दो। और परिवर्त का मतलब बताया ना, पंक्ति को बना दो स्तंभ। देखो पहली पंक्ति है तो A11, उल्टा हो गया क्या जी, इसमें ऐसे रहेगा ना, ये गलत है, यहां पे लिखो। देखो ये जो एडज्वाइंट ऑफ ए है ना, एडज्वाइंट ऑफ ए जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा A11, A12 और फिर A13, ठीक है, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33, ऐसे। समझ में आया। पहले आव्यूह दिया होगा, उसका सखंड निकालोगे तो उससे तुम सखंड आव्यूह बनाओगे, उस सखंड आव्यूह का जब परिवर्त कर दोगे, मतलब उसका डैश, तब बनता है सखंडज आव्यूह, ऐसे। ठीक है, चलो, तो जैसे लिखा है इसके सभी आव्यूह से क्या बनाना है, सखंडज आव्यूह बनाना है। अब देखो अगर तुम्हें इसका सखंडज आव्यूह बनाना है तो सबसे पहला काम करना पड़ेगा, इसके सारे एलिमेंट का सखंड निकालो। देखो जैसे A11 निकाले, देखो शॉर्ट में करेंगे, A11 निकालो, कैसे निकालोगे, देखो ये खत्म, ये खत्म, कितना हो जाएगा, 4 दहा में 40 माइनस हो जाएगा प्लस 7 छंग 42, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। फिर A12 निकालो, A12 में क्या करोगे, माइनस से गुणा करोगे, क्यों, क्योंकि 1 और 2 3, 3 मतलब क्या, विषम संख्या, तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर दोगे, ऐसे ब्रैकेट बनाओगे, इसी को सॉल्व करो, ऐसे ये खत्म, ये खत्म, ऐसे खत्म, ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -30 और -21 हो जाएगा, माइनस में 51 तो हो जाएगा +51, ऐसे। फिर A13, 1 और 3 4, मतलब प्लस से गुणा करेंगे, खत्म हो जाएगा कितना, 3 छक्का 18, 3 छक्का 18 माइनस में 3 चौका 12, कितना आएगा 6, 51 और ये 81। बस अब सबका निकाल के बस तुम बोलोगे कि सर जो इसका जो एडज्वाइंट ऑफ ए होगा वो बनेगा A11, A12 और A13, A21, A22 और A23, A31, A32, A33, ये बनेगा। सबका मान रख दोगे तो बन जाएगा सखंडज आव्यूह, यही होगा। अब नेक्स्ट देखो नेक्स्ट ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय को नोट कर लो। ये प्रमेय देखो प्रूफ करने के लिए बहुत काम आता है, मेनली देखो प्रूफ करने के लिए बहुत काम है, बस तुम्हें याद रखना, ठीक है। बोला है कि A इंटू एडज्वाइंट है, ध्यान देना, A इंटू एडज्वाइंट है, एडज्वाइंट ऑफ A इंटू A इक्वल टू होता है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I के। ये प्रॉपर्टी याद रखना, ठीक है, मतलब इसका इससे गुणा करो या उसका उससे गुणा करो,
आंसर जो आता है वो आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको चाहो देखो तुम प्रूफ करके देख सकते हो। कैसे बोलोगे सर जी, माना एक आव्यूह ए है, इसके एलिमेंट ये है और इसका जो एडजॉइंट बनेगा, एडजॉइंट बन जाएगा ये। अगर कोई आव्यूह ए ये होगा, उसका एडजॉइंट बनेगा ये, ठीक है, बनेगा ये, ठीक है, ये बनेगा। अब अगर तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे, देखो अगर निकालते हो a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ये आव्यूह लिखोगे ना, ये आव्यूह है, तो जैसे a11, ठीक है, a12, a13, ठीक है, a21, a22, a23, ठीक है, a31, a32 और a33, ये लिखोगे। और एडजॉइंट ऑफ जो a है, ये a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32 और a33, हो जाएगा। इतना करने के बाद बस क्या करोगे, तुम सोचो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। देखो इस पंक्ति का सिस्टम से करोगे, मतलब ये अवयव है, उसका सौखंड है। अगर अवयव और उसका सौखंड सर सेम टू सेम हो जाए, देखो a11 a11, a12 a12, a13 a13, अगर सर सेम टू सेम होता है तो वो सारणिक के मान के बराबर होता है। अभी पढ़ा था ना, अगर सेम टू सेम होगा तो सारणिक के मान के बराबर, अगर अलग अलग होगा तो जीरो हो जाएगा भैया। देखो जीरो, इसका करोगे जीरो हो जाएगा, इसका करोगे ये। अगर जहां जहां सेम टू सेम बनेगा वो सारणिक के मान के बराबर हो जाएगा, और अगर सेम टू सेम नहीं बना तो जीरो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आएगा कि नहीं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सबसे कॉमन करोगे तो भैया देखो ये बनेगा ना, बस यहां से क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आई आया कि नहीं। यही मेरा थ्योरम था, इसको तो इंप्रूव करना था, ये याद रखना। अब देखो इसके बाद आता है ये यहां से, ठीक है, बोला यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान शून्य है तो उसे क्या कहते हैं, अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। समझे, यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान शून्य होता है तो उसे अव्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। अव्युत्क्रमणीय अवयव मतलब सर उसका हम लोग ए इनवर्स नहीं निकाल सकते। अव्युत्क्रमणीय जिसका हम लोग ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, और किसी अवयव का हम लोग इनवर्स नहीं निकाल सकते हैं, वो हम लोग सारणिक के मदद से बहुत ही आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे, बोला कि अगर कोई सारणिक होगा, ठीक है, तो तुम क्या करो, अगर कोई अवयव होगा तो उसके तुम सारणिक का मान निकाल लो। अगर सारणिक का मान जीरो आ गया, अगर सारणिक का मान जीरो आ गया तो मतलब उसका व्युत्क्रम नहीं होगा, उसे बोलेंगे अव्युत्क्रमणीय। और अगर सारणिक का मान जीरो नहीं आया, ठीक है, देखो जैसे अगर कोई सारणिक है, अगर कोई अवयव है, अगर तुम उसका सारणिक निकाले, अगर उसके सारणिक का मान जीरो नहीं आया तो बोलोगे वो क्या है, वो व्युत्क्रमणीय है। जैसे देखो, जैसे ये क्वेश्चन था, अगर तुम इस क्वेश्चन में तुम चेक करना चाहते हो कि सर इसका जो ए इनवर्स है, क्या इसके ए इनवर्स का अस्तित्व है कि नहीं, मतलब हम क्या इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, तो उसको निकालने का एकदम सिंपल सा फंडा है कि उस सारणिक का मान निकाल लो, मतलब उस अवयव के सारणिक का मान निकाल लो। तो ये अवयव ए था, इसका सारणिक निकाले, अगर इसका सारणिक जीरो आ गया, अगर इसके सारणिक का मान शून्य आ गया, मतलब इसका ए इनवर्स हम लोग नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि जीरो आ गया तो नहीं निकलेगा। लेकिन वहीं पर यदि किसी वर्ग अवयव के सारणिक का मान शून्य नहीं है तो उसे व्युत्क्रमणीय अवयव कहते हैं। व्युत्क्रमणीय मतलब क्या, उसका हम लोग व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक अवयव ये दिया है, अगर तुम्हें चेक करना है कि बताइए सर जी ये दिया है, हम लोग इसका ए इनवर्स निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, तो इसको चेक करेंगे। तो उसको कैसे चेक करते हैं, तो सारणिक का यूज से। सारणिक क्या करता है भैया, इसके सारणिक का मान निकाल लो, अगर सारणिक का मान देखो 2 आ गया, ये क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, इसका मतलब हम लोग इसका व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। व्युत्क्रम निकाल सकते हैं, इसे बोलेंगे व्युत्क्रमणीय। ठीक है, बस ये चीज है। ये देखो सिंपल सा बोला कि यदि ए और बी दो समान कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो ए बी जो होगा, ए बी में क्या होगा, एक व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। ठीक है, मतलब अगर एक अवयव ए है उसका तुम ए इनवर्स निकाल सकते हो, बी है उसका भी इनवर्स निकाल सकते हो, तो ए बी का भी इनवर्स निकलेगा, ये 100% श्योर है। अब देखो जो हम लोग ये प्रूफ किए थे, ठीक है, अब यही से देख लो कुछ प्रमेय, और यहां से देखो एक चीज याद करना, ये प्रमेय देखो,
इसको प्रूफ नहीं करना है, एकदम सिंपल है, इसको प्रूफ नहीं करना है। बोला है यदि ए और बी दो समान कोटि के वर्ग अवयव, यदि ए और बी दो समान कोटि के वर्ग अवयव तो दोनों अवयवों के गुणनफल का सारणिक उनके अलग अलग सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर कोई दो सारणिक होगा, उनके गुणनफल का जो सारणिक होता है ना, वो उन दोनों सारणिकों के गुणनफल के बराबर होता है। डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ बी, बस सिंपल सा, ठीक है। अब देखो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके देखो यहां से हमको बनेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। कैसे बनेगा? हम लोग देखो जानते हैं कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a होता है बराबर किसके? डिटरमिनेंट ऑफ इंटू में आई के। यहां पे लिखोगे। अब क्या करो, देखो दोनों पक्षों का देखो ले लिए सारणिक। अगर हम दोनों पक्षों का सारणिक ले लेंगे ना, देखो इस r1 से कॉमन करो डिटरमिनेंट ऑफ a, r2 से कॉमन करो डिटरमिनेंट ऑफ a, और r3 से भी कॉमन करो डिटरमिनेंट ऑफ a, तो हो जाएगा a के पावर 3। यहां पर हो जाएगा i का मान 1, ये बनेगा। तो एडजॉइंट ऑफ a, देखो ये एक इससे कट जाएगा, ठीक है, तो मिलेगा एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a के पावर 2। यहां से क्या पता चला कि अवयव a 3 क्रॉस 3 कोटि का वर्ग अवयव है, तब एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a के पावर 2 आया था, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई अवयव 2 क्रॉस 2 का होगा तो भैया इसके पावर कितना होगा? 2 - 1। कहने का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a केवल आएगा, तभी ना आया। तो इसी तरह अगर कोई अवयव n क्रॉस n का होगा तो उसके एडजॉइंट का डिटरमिनेंट कितना होगा? तो डिटरमिनेंट ऑफ a के पावर n - 1। और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसका यूज तुम्हें बार बार मिलेगा, ठीक है। इस पर बेस जैसे क्वेश्चन करो, देखो लिखा है ना कि अगर एक अवयव a ये 3 क्रॉस 3 कोटि का वर्ग अवयव है और इसमें दिया है कि एडजॉइंट ऑफ a बराबर 36, तो बताओ डिटरमिनेंट ऑफ a का मान कितना आएगा? तो सिंपल लिखोगे कि एडजॉइंट ऑफ a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे आया? अगर 3 कोटि का है तो पावर में उससे एक कम होगा, क्योंकि n - 1 होता है फॉर्मूला। क्या होता है? n - 1, इसलिए, ठीक है। बस ये सॉल्व कर जाएगा, आएगा आंसर +-36। क्या होगा? +-36 दोनों, ठीक है। चलो अब देखो किसी अवयव का इनवर्स कैसे निकालेंगे? तो इनवर्स निकालने का देखो सिंपल तरीका है। हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं ना, इस फॉर्मूले में सब में क्या करो, देखो हम डिटरमिनेंट ऑफ a से भाग कर दो सब में। देखो यहां पर हो जाएगा बटे में डिटरमिनेंट ऑफ a, इसके बटे में और इसके बटे में करोगे तो i बन जाएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बना लो। और हम लोग जानते हैं कि अगर दो अवयव a और b एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो उन दोनों का गुणनफल कितना होता है? i होता है। देखो ab गुणे ba बराबर i। तो अगर यहां से तुम कंपेयर करो, देखो b बराबर कितना आ गया? जो b का मान आ गया, कितना आ गया? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन b, और जो b होता है वही a का इनवर्स होता है। देखो लिखोगे ना, हम जानते हैं कि ab बराबर ba बराबर i हो तो जो ये a का इनवर्स होता है वो b होता है। और हमको पता है कि b बराबर कितना है? b बराबर आया है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a। तो बोल सकते हो ना कि a इनवर्स बराबर कितना मिल जाएगा? 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ इंटू एडजॉइंट ऑफ a। बस काम खत्म। इसी फॉर्मूले पे सबको मान रखोगे, एडजॉइंट ऑफ a निकालने आता ही है, डिटरमिनेंट ऑफ निकालोगे, रखोगे, a इनवर्स बहुत आसानी से आ जाएगा सारे क्वेश्चन में। देखो अब देखो सारणिकों और अवयवों के अनुप्रयोग, ठीक है। अब देखो सारणिक और अवयव का यूज करके हम लोग कैसे, जैसे अगर रैखिक समीकरण होगा x y तो उसका मान कैसे निकाल सकते हैं, या अगर x y z होगा तो कैसे उसका मान निकालेंगे, ठीक है। देखो बस ध्यान देना कि अगर कोई रैखिक समीकरण होगा, जैसे ये है ना, तो तुम्हें क्या करना है, इसमें 3 अवयव बनाना है। एक अवयव a बनाना है। अवयव a किससे बनेगा? जो x और y होगा ना उसके गुणांकों से बनेगा अवयव a, ठीक है। और x होगा जो वेरिएबल होगा, b होगा जो कांस्टेंट होगा, ठीक है। ध्यान देना कि ax बराबर होगा b, ठीक है, ax बराबर b लिखोगे, ठीक है। अगर हम दोनों तरफ अगर हम a इनवर्स से गुणा कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा x बराबर a इनवर्स b मिलेगा, और ये मिलेगा डायरेक्ट। तो हम बोल सकते हैं कि हमको अगर x का मान चाहिए तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू में कितना? एडजॉइंट ऑफ a इंटू में b। और इसी बात को देखो शॉर्ट में देखो ऐसे लिखा गया, ऐसे। मतलब हमको ये तीनों चीज चाहिए। अगर ये तीनों चीज मिल जाएगा तो हम किसी भी रैखिक समीकरण को सॉल्व करके आराम से उसमें x का, y का, z का मान निकाल सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा।
समझे कि नहीं? बस तुम्हें देखो समझना है, ये देखो इतना पूरा प्रोसेस करना नहीं है। प्रोसेस बस यही है कि जो भी रैखिक समीकरण दिया होगा उसमें उससे तुम्हें एक आव्यूह बनाना है, एक आव्यूह बनाना है x, एक आव्यूह बनाना है b। आव्यूह a क्या होगा? जो ये आव्यूह a होगा ना, ये आव्यूह जो a होगा वो बनेगा किससे? जो तुम्हें रैखिक समीकरण दिए होंगे उसमें x के y के जो गुणांक होंगे, देखो ये लिखा है ना a1 b1, तो देखो लिखा है ना a1 b1, a2 b2, तो a2 b2, बस जो गुणांक होंगे ना उन गुणांकों से बनेगा आव्यूह a, और जो वेरिएबल होगा x y z उससे बनेगा वेरिएबल x, और b क्या होगा? जो कांस्टेंट होता है उससे मेरा बनता है आव्यूह b। ये तीनों बनाना है, और तीनों बनाने के बाद तुम्हें याद रखना कि जो हमें अगर x का मान चाहिए उसका फॉर्मूला होगा 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू में एडजॉइंट ऑफ a इंटू b। ठीक है। अब देखो इसके आगे एक बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर हम दो समीकरण को सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कक्षा 10 में सॉल्व करते थे, बोलते थे कि ये दो रेखाएं समांतर है, समांतर है तो आपस में कहीं पर भी ये काटेंगे नहीं। अगर दो रेखाएं, बोलते थे ना कि अगर सर दो रेखाएं हैं, अगर दो रेखाएं समांतर है, ठीक है, अगर दो रेखाएं समांतर है तो ये दोनों कभी भी आपस में काटेंगे नहीं। अगर ये दोनों आपस में कभी नहीं काटेंगे इसका मतलब ये असंगत है, क्योंकि इनमें x और y का कोई भी मान नहीं मिलेगा। अगर दो रेखाएं आपस में क्या है? प्रतिच्छेदी हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसमें एक मिलेगा कॉमन पॉइंट, जिसको बोलेंगे भैया इसका चलो एक अद्वितीय हल है, मतलब इसमें एक हल मिलेगा। और अगर दो रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती हो, कोइंसाइड हो, एक के ऊपर एक हो, तो इसे बोलते हैं इसमें अनंत हल है, क्योंकि ये बहुत जगह टच किया है, इसको बोलेंगे अनंत हल है, तो भी संगत है। और जिस केस में हल होता है, मतलब जिसमें हम लोग x y का मान निकाल सकते हैं, ऐसा केस जिसमें हम लोग x का और y का मान निकाल लेते हैं उसे बोलते हैं संगत, और जिसमें नहीं निकाल पाते उसे बोलते हैं असंगत। ठीक है। और इसको पहचानने का तरीका था जो हम लोग कक्षा 10 में पढ़े थे, कि अगर a1 बटा a2 जो हमको रैखिक समीकरण दिया होगा उसमें अगर तीनों का अनुपात बराबर आ गया तो बोलते थे कि दोनों रेखाएं समपाती हैं। अगर दोनों रेखाएं समपाती है तो समीकरण के अनंत हल होंगे, और अगर अनंत हल है मतलब ये संगत है। प्रतिच्छेदी के लिए था कि अगर दो रेखाएं हैं, अगर a1 बटा के a2 और b1 बटा के b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं आया तो बोलेंगे कि दोनों रेखाएं क्या है? आपस में प्रतिच्छेदी हैं। और अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदी हैं तो इसका मतलब x और y का एक अद्वितीय मान मिलेगा, इसे बोलेंगे अद्वितीय हल है, मतलब तब पर भी ये संगत होगा क्योंकि x और y का मान मिलेगा। समांतर में क्या होता था कि दो बराबर होगा और तीसरा वाला बराबर नहीं होता था, तो बोलते थे समांतर था। ये तो कक्षा 10 की बात होगी ना। अब उसी तरह अगर हमें अब 12 में बात करना कि इसमें कैसे पहचानेंगे, इसमें कैसे पहचानेंगे कोई रेखा समांतर है तो इसका कोई हल नहीं होगा, समपाती है तो अनंत हल होगा, और अगर प्रतिच्छेदी है तो भैया एक हल होगा। ठीक है। तो दो चर का तो सिंपल है कर लोगे भैया, एक्स वाई का सिंपल है कर लोगे। ठीक है। तीन चर का करना होगा तो दिक्कत हो जाएगा, चार चर में दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग सारणी का यूज करके कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे a1 बटा a2 b1 बटा b2 मत लगा देना। ठीक है। तुम्हें सारणी का यूज करना है, सारणी के कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ठीक है। उसका यूज करके फिर बताना है किसके अनंत हल होंगे, केवल एक हल होंगे। तो क्या करेंगे ध्यान देना। देखो सिंपल सोचो, देखो पहला केस हमें अगर x का मान निकालना है, देखो फॉर्मूला क्या था? अगर हम बात करें जो x का मान था वो था एडजॉइंट ऑफ ए। ध्यान सुनना, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार समझ गए तो फिर दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। देखो ध्यान से देखते रहना। अगर हमें x का मान निकालना था तो आया था फॉर्मूला कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अपॉन में क्या डिटरमिनेंट ऑफ बी, डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है। तो अगर हम बोलते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान 0 नहीं आया, पहला केस देखो, पहला केस अगर हम बोलते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए का मान क्या है? 0 के बराबर नहीं है। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं है तो तुम सोचो कि यहां पे भैया तब तो मान रख सकते हैं, मान रख के बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर लेंगे मतलब x का मान आएगा, x मतलब वही x y z का मान आ जाएगा। तो ऐसे कैसे बोलते हैं कि जब डिटरमिनेंट ऑफ a का मान 0 के बराबर नहीं होता है तब हम बोलते हैं कि इसका अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब एक को हल मिलेगा, और जिस समीकरण में एक हल मिलता है उसको बोलते हैं संगत। ठीक है। मतलब देखो एक को हल मिले, दो ठो मिले, चार ठो मिले, 10 ठो मिले, अगर हल मिलता है तो उसे बोलते हैं संगत। ठीक है।
तो ध्यान देना कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं आया तो इसका मतलब ये अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल मतलब संगत है, ठीक है। लेकिन बाय चांस कभी ऐसा हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर आ गया, अगर हम सारणिक का मान निकाले, कोई आव्यूह दिया है उसका सारणिक निकाले, अगर उस सारणिक का मान 0 आ गया तब क्या करेंगे? तब छोड़ देंगे, तब हम लोग x का y का z का मान नहीं निकालेंगे। तो उसके बाद हमें एक काम और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान 0 के बराबर हो गया तब हमें एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमको निकालना पड़ेगा एडज्वाइंट ऑफ a इंटू बी का मान, मतलब जो तुम्हारा एडज्वाइंट ऑफ a होगा ना उसका तुम्हें करना पड़ेगा b से गुणा, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान 0 के बराबर आ गया तो उसके बाद तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। अपने आंसर को एकदम करेक्ट बताने के लिए एक काम, एक स्टेप और आगे बढ़ना पड़ेगा। वो स्टेप क्या है? हमें एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। और यदि तब यदि एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर 0 हो, समझे कि नहीं? मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर नीचे भी 0 है और इसका मल्टीप्लाई किए ऊपर भी 0 आ गया तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, ठीक है। तो ऐसे कैसे बोलते हैं कि अनंत हल है, ठीक है। अब देखो बहुत लोग बोलते हैं सर जी 0/0, आप बोल रहे हैं अनंत। देखो 0/0 का अनंत नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि अगर 0/0 का अगर फॉर्मेट बनता है ना तब बोलते हैं उसे अनंत हल है। अनंत हल है। देखो 0/0 का मान अनंत नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि अगर ऊपर भी 0 आ गया और नीचे भी 0 आ रहा है तो ऐसे कैसे बोलते हैं कि इसमें x और y के बहुत सारे मान मिलेंगे, तो बोलते हैं इसमें अनंत हल होंगे। मतलब x और y और z के ऐसे बहुत सारे मान होंगे जो समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं समीकरण के अनंत हल है। समीकरण के अनंत हल है मतलब ये क्या है? संगत है, संगत है, ठीक है। अनंत लिखेंगे ना, अनंत हल है, ठीक है। और यदि, ठीक है, और यदि अगर ये 0 के बराबर ना आए तब मान लो हम मल्टीप्लाई किए और ये 0 के बराबर नहीं आए तो बोलोगे कोई हल नहीं। क्या बोलोगे? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं मतलब क्या? ये हो जाएगा असंगत। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान 0 के बराबर नहीं आया तब तो बोल दोगे सर जी अद्वितीय हल मतलब संगत है। लेकिन अगर 0 के बराबर आ गया तो सोचना कि हमको इसका मान निकालना पड़ेगा। अगर ये 0 आया और ये भी 0 आ गया तो 0/0 याद करने का तरीका बता रहे हैं। 0/0 मतलब अनंत। सोचना ऐसे कि 0/0 मतलब अनंत, तो बोलोगे इसके अनंत हल होंगे, और जब इसके अनंत हल है मतलब ये संगत है। इस केस में क्या है ये? और अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं है तो बोलोगे ये असंगत है, ठीक। ये अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में अगर हमको पता करना कि बताओ ये क्या है, ये संगत है कि असंगत है, ये क्वेश्चन दिया है ना, अगर हमें पता करना ये संगत है कि असंगत है क्या है तो क्या करोगे? बस ध्यान देना हमको सर आव्यूह ए बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है, मतलब एक्स वही बनाना है ना। देखो बनाओ, अगर आव्यूह ए बनाओगे तो आव्यूह ए किससे बनता है? तो ध्यान देना आव्यूह ए बनता है गुणांकों से। देखो 2 और 5 जो x का y का गुणांक होगा उससे बनेगा। तो 2 5 3 2 तो लिख दोगे 2 5 3 2, और जो x होगा वो किससे बनेगा? जो होता है वेरिएबल x और y, और एक होगा b क्या बनता है? जो इक्वल टू करके जो कांस्टेंट टर्म होगा, जो नंबर होगा उससे बनेगा। कितना हो जाएगा? 1 और 7। बस तुम्हें यही तो ध्यान देना है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए a x b कौन कौन सा अवयव बनेगा। अब अगर a x b बन गया तो बस निकालो ना। सबसे पहले किसको निकालोगे? सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान निकालोगे, क्योंकि इसी के मान पे डिपेंड कर रहा है। अगर इसका मान 0 के बराबर नहीं आया तब आगे कहानी आगे बढ़ेगा, नहीं तो यहीं पर रुक जाएगा। तो पहले डिटर्मिनेंट ऑफ a का मान निकालते हैं, और इसका सारणिक निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, 2 है ना,
ठीक है चलो, तो जाएगा 2 दूना 4, 5 3 15, हो जाएगा माइनस में 11। ठीक है, अब ये 0 के बराबर नहीं है। अब बताओ, अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो बोलते हैं समीकरण निकाय क्या है, ये संगत है और इसका अद्वितीय हल है। बताता ना, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो बोलेंगे अद्वितीय हल है। क्लियर है कि नहीं? अब अगर तुम्हें इसका मान निकालना तो इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लो, समझेंगे नहीं, इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। ठीक है, अब देखो, अगर कोई भी अवयव अगर 2 क्रॉस 2 का होता है तो 2 क्रॉस 2 वाले का अगर हमें सखंड निकालना होता है तो 2 क्रॉस 2 के अवयव का सखंड कैसे निकालते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को आपस में बदल देते हैं। देखो बात ये अलग है कि यार दोनों सेम टू सेम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान देना कि इन दोनों को आपस में करते हैं अदला बदली। ठीक है, मतलब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, स्थान बदल देंगे। ठीक है, और जो ये इन दोनों का है ना, इन दोनों का बदल देंगे चिन्ह। ठीक है, ये 2 क्रॉस 2 के अवयव का सखंड निकालने का तरीका है, सखंडज अवयव, कि 2 क्रॉस 2 के अवयव का सखंडज कैसे निकालते हैं। नहीं तो तुम्हारा जो बेसिक जो फॉर्मूला है कि अगर सर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए का तरीका होता है कि a11 a12, ठीक है, a21 a22। इस फॉर्मूले पे आराम से a11 का a12 का a21 का a22 का मान निकाल के रख दोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं याद है तो, अगर याद है तो कर लेना डायरेक्ट कि इन दोनों का सर क्या करते हैं, इन दोनों का अदला बदली करते हैं और इन दोनों क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह बदलने का मतलब माइनस से गुणा कर देते हैं, ये बन जाएगा। अब बस उसके बाद क्या करना है, इसी फॉर्मूला तुमको रख देना है, जो फॉर्मूला था ना जो ऐसे लिखा था एस, मतलब इस टाइप में लिखना और इसका गुणा कर देना। पहले एडजॉइंट ऑफ ए का गुणा बी से करोगे और लास्ट में क्या करोगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए से भाग कर देना, आंसर आ जाएगा। कंपेयर कर लेना, समझे कि नहीं? बस इसी तरह ही तुमको 3 क्रॉस 3 का ही मिलेगा, तो उम्मीद करेंगे तुम लोग कर लोगे सॉल्व। ठीक है, और जो जो देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट था, जो तुम समझने था उसको समझ लिए होगे और उम्मीद करेंगे शॉर्ट नोट्स लिखे भी होंगे। ठीक है, देखो इन सबका एक शॉर्ट नोट्स लिखा करो हल्का सा रफ कॉपी में, जो भी 2 पेज 3 पेज में लिख लिया करो कि बाद में उसी को देख के रिवाइज कर लो कि हाँ इस चैप्टर में ये चीज है और ये चीज हमको आता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि उस पर 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लगाएंगे तभी, क्योंकि इसके पहले हम लगा चुके हैं। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन को या कोई चैप्टर को जब तुम दोबारा पढ़ो तो उसको शॉर्ट नोट्स बनाया करो कि हाँ उसका 1 पेज में या 2 पेज में एक शॉर्ट से नोट्स बना ले, कि जब भी अगर उस चैप्टर को पूरा पढ़ने से अच्छा है कि उस शॉर्ट नोट्स को देखे और उस शॉर्ट नोट्स में हमको उसका हर एक टॉपिक मिल जाए। और अगर उसमें हर एक टॉपिक लिखा रहेगा, टॉपिक को पढ़ोगे तो मेरे माइंड में खुद आएगा कि हाँ ये टॉपिक हमको आता है, इसका क्वेश्चन कैसे होता है वो हमको समझ में आता है। अगर नहीं आएगा तो उस टॉपिक को और अच्छे से बुक से पढ़ना या अपने नोट से पढ़ना। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स भी बनाना। ठीक है, नोट्स तो बनाए होगे, शॉर्ट नोट्स भी बनाया करो जितना बताया जा रहा सब। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे समझ में आएगा, मतलब समझ में आया होगा। और सभी लोग एक काम करना ना कि जो 3 चर में ना, 3 चर में 3 रैखिक समीकरण थे ना, वैसे क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। 6 नंबर में 8 नंबर में एक आता है, तो वैसे क्वेश्चन को कम से कम 3 ठो या 4 ठो सॉल्व कर लेना कि सॉल्व करने का तरीका आ जाए। और जो भी बताए हैं कि यहाँ कैसे पता करेंगे उसका अद्वितीय हल है कि अनंत हल है कि कोई हल नहीं है। ठीक है, और जब हल होता है तो उसे बोलते हैं संगत, और जब कोई हल नहीं होता तो उसे बोलते हैं असंगत। ये सब कैसे चेक करेंगे, तो ये सब क्वेश्चन एक बार लगाना, देखना कि हाँ कर ले रहे कि नहीं, और ट्राई करना कि अच्छे से लिखे। ठीक, क्योंकि जितना अच्छे से लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा ना। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी लोग पढ़ते रहना अच्छे से और रिवीजन करते रहना, जितना बताया जा रहा है ना सभी लोग अच्छे से रिवीजन करना, क्योंकि बिना रिवीजन कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, नहीं तो आगे पढ़ते जाओगे पीछे का भूलते जाओगे, इसलिए पीछे का ही पढ़ाया जा रहा है, पीछे का बताया जा रहा है, तो अच्छे से पढ़ो ना। बाकी कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी कुछ कमेंट होगा, मतलब कुछ पूछना होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेसन बताया जाएगा जो भी तुम्हारा क्वेश्चन रहेगा। चलो तो चलते हैं। और किसी को भी देखो अगर स्टार्टिंग से पढ़ना है ना, अगर पीछे का छूट गया है, ठीक है, देखो शिखर बैच 2.0 है। ठीक है, देखो न्यू बैच है, जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है ना, इस बैच को देखो ज्वाइन कर सकते हो। इस बैच में देखो चैप्टर 1 से पढ़ा जाएगा। ठीक है, एकदम चैप्टर 1 से बेसिक से लेके, क्योंकि देखो अभी भी तुम्हारे पास टाइम है। ठीक है,
6 महीने का टाइम है, 6 महीने में आराम से कोर्स भी कंप्लीट होगा, आराम से रिवीजन भी कर लोगे। ठीक है, तो जो पीछे का छूट गया है उसको सोच के परेशान नहीं होना है, बस जहां से आए वहीं से स्टार्ट कर दो कि हाँ अब टाइम है तो अभी से स्टार्ट करते हैं। अब अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तुमको पता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब तुमको पढ़ना है। और अगर तुम चाहते हो कि अब अच्छे से पढ़ लें, कम से कम बोर्ड एग्जाम में 90+ तो आ ही जाए, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस है, एनसीईआरटी है, थोड़ा सा है, छोटा सा है, अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा। ठीक है, 5-6 महीने का सिलेबस है ही, 5-6 महीने पूरा पढ़ लोगे और 2 महीने लास्ट में रिवाइज कर लोगे, 1 महीने प्रैक्टिस कर लोगे, हो जाएगा सब खत्म। ठीक है, चलो, तो किसी को भी बैच ज्वाइन करना होगा, कुछ भी पूछना होगा, देखो ये नंबर है 930-577-1375, इस नंबर पर कॉल करके जो भी तुम्हें जानकारी चाहिए जानकारी ले सकते हो, जो भी तुम्हें पूछना होगा सब पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मत पूछना कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा, जो कुछ पूछना होगा ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करके पूछ लेना। क्लियर है? चलो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब सबको बाय बाय, टाटा।